Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो उसी चैप्टर का हम क्या करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, यानी चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीटली हम समझेंगे वन गो में। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? चैप्टर का नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, है ना। इतिहास की क्या चल रही है भाई, टाइमलाइन चल रही है, और किन सोर्सेज के थ्रू हमें मतलब पता चलता है इतिहास के बारे में, क्या टाइमलाइन हम फॉलो करते हैं। टाइमलाइन वही कि कितने ईयर्स अगो, कितने साल बाद, पास्ट, प्रेजेंट, बीसी, है ना, एडी वगैरह। और सोर्सेज की कॉइन्स के थ्रू, स्कल्पचर्स के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू हमें कैसे क्या पता चलता है। क्लियर? तो आप सबसे पहले तो फटाफट से क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लाइक और शेयर कर दीजिए, बिना किसी कंजूसी के। फटाफट से क्या करना है, आपको लाइक और शेयर कर देना है। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन इंट्रोडक्शन से। हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, एक अनएंडिंग डायलॉग है। कैसा डायलॉग है, अनएंडिंग, नेवर एंडिंग डायलॉग है बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। पास्ट और प्रेजेंट के बीच में क्या कह सकते हैं, नेवर, मतलब जो है अनएंडिंग डायलॉग है। बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे, सोसाइटी जो आज की उसके बीच में, और जो सोसाइटी थी कल की उसके बीच का डिफरेंस। वी कैन फुली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। हम अगर प्रेजेंट को जानना चाहते हैं, अगर हम प्रेजेंट को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं, तो हम कैसे समझेंगे भाई, पास्ट की हेल्प से ही समझ पाएंगे। कौन कह रहा है, EH कार ये बात कह रहे हैं। मतलब अगर हम जो है प्रेजेंट के बारे में जान रहे हैं, या प्रेजेंट जो हम देख रहे हैं उसका कनेक्शन क्या है भाई, पास्ट से ही है। प्रेजेंट अगर हमें समझना है तो हम कैसे समझ पाएंगे, पास्ट की हेल्प से ही समझ पाएंगे। ठीक है, तो पास्ट और प्रेजेंट का क्या है, बीच में एक रिलेशन ही है, नेवर एंडिंग डायलॉग है बिटवीन प्रेजेंट एंड द पास्ट, है ना। बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे, समाज आज का, और सोसाइटी ऑफ यस्टरडे, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आज की सोसाइटी कैसी थी, आज हम कैसे हैं, कैसा ड्रेसअप है, कैसा कल्चर है, पहले कैसे था। ठीक है, क्लियर? तो किसके थ्रू पता चलता है, पास्ट के थ्रू। ओके, तो अनएंडिंग जो है डायलॉग है प्रेजेंट और पास्ट के बीच का। अब ये क्या है भाई, नेशनल म्यूजियम है न्यू दिल्ली का। क्या है, नेशनल म्यूजियम है। सच म्यूजियम्स प्रिजर्व ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पास्ट सच एज स्टैच्यूज, कॉइन्स एंड ऑर्नामेंट्स, ऑल ऑफ विच हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। ये नेशनल म्यूजियम है न्यू दिल्ली का। ये म्यूजियम क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें, जैसे कॉइन्स वगैरह और भी चीज़ें, स्टैच्यूज, है ना, संभाल के रखते ऑर्नामेंट्स, जिनको देखते हैं हम, है ना, जिनको हम देखने जाते से म्यूजियम वगैरह गए, हम देखेंगे, पता चलेगा भाई इस राजा के टाइम के सिक्के हैं, है ना, उस जमाने के स्कल्पचर, स्टैच्यूज हैं। ऑल ऑफ विच हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। जो ये सब हमें क्या हेल्प करते हैं, हमारे इतिहास को, हमारी हिस्ट्री को समझने में हमारी मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हम लर्न कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं। You will discover in science that the earth has very, very long history, of which we humans occupy only a tiny part, the most recent one. अब हम कह रहे हैं कि हिस्ट्री, है ना, यू विल डिस्कवर इन साइंस, साइंस में आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, डिस्कवर करेंगे दैट द अर्थ हैज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। जो अर्थ है ना, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, उसकी बहुत लंबी, अच्छी लंबी सी क्या है, इतिहास है, हिस्ट्री है। ऑफ विच वी ह्यूमन्स ऑक्यूपाई ओनली अ टाइनी पार्ट, जिस पर हम जो ह्यूमन बींग्स हैं एक छोटा सा हिस्सा हम ऑक्यूपाई कर पाते हैं, द मोस्ट रिसेंट वन। ठीक है, मतलब अर्थ की एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री, हमारा जो उसमें पोर्शन है, जो पार्ट है, वो क्या है, बहुत ही छोटा सा है ना, जो हमारा जो जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। मैनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, बहुत से जो लोग हैं, है ना, अर्थ की हिस्ट्री को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बहुत से जो लोग हैं अर्थ के इतिहास को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि अर्थ की हिस्ट्री क्या है। सम ऑफ देम आर ट्रेन टू अनकवर द सीक्रेट्स लेफ्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस एंड हेल्प अस लर्न अबाउट इट्स पास्ट एंड ऑल्सो आवर पास्ट।
अब कुछ क्या करते हैं भाई, इतने ट्रेंड होते हैं, वो अनकवर करते हैं ना, मतलब बोलते हैं राज के पर्दों को खोलते हैं। जो भी अर्थ की सरफेस में चीज़ें भाई दबी हुई हैं, जो भी अर्थ हम बोलते हैं ना, अरे खोद के एक्सक्वेट करके ये सिक्के मिले, एक्सक्वेट करके भाई ये रिमेन्स मिले, जो भी चीज़ें बोन्स मिले, तो उनके थ्रू जो कुछ लोग हैं वो इतने ट्रेंड लोग होते हैं जो पता करते हैं, ठीक है, एंड हेल्प अस, और फिर उनके थ्रू हमें मदद मिलती है इतिहास के बारे में जानने की, पास्ट के बारे में जानने की, एंड ऑल्सो आर पास्ट, इवन हमारे पास्ट के बारे में भी जानने की इन लोगों के थ्रू हमें हेल्प मिलती है। हिस्ट्री द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट। हिस्ट्री क्या है? ह्यूमन के पास्ट को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर? क्या देख रहे हैं हम कि हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। हमारे अर्थ की तो हिस्ट्री बहुत लंबी है ना, बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री है ना, जिसका हम छोटा सा ही हिस्सा हम कह सकते हैं। कुछ लोगों के थ्रू, कुछ ऐसे ट्रेन लोग होते हैं जिनके थ्रू, चाहे वो अर्थ में क्या दबा है, खुदाई से निकली गई चीज़ें हो, वो उसको स्टडी करते हैं और उनके थ्रू हमें पता चलता है उन ऑब्जेक्ट्स के पास्ट के बारे में, इवन हमारे पास्ट के भी बारे में। हम बोलते हैं ना पहले के अर्ली ह्यूमन बींग्स ऐसे थे वैसे थे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं था, धीरे धीरे दिमाग डेवलप हुआ है ना, जो है टेक्नोलॉजी आई है ना, हंटिंग गैदरिंग के बाद उन्होंने भाई जो है सेटलमेंट सीखा कि लाइफ जो है सेटलमेंट, एक जगह सेटल होना चाहिए, धीरे धीरे इवॉल्व हुई सोसाइटी, आज हम हैं, तो हमारा ही पास्ट तो हुआ। क्लियर? और हिस्ट्री क्या है? ह्यूमन पास्ट की स्टडी। ये क्या है? ये टाइमलाइन ऑफ अ फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, है ना, कैसे जो पूरी टाइमलाइन स्टेज है 1 2 3, इस तरीके से क्या है स्टेज है। अगर हम देखें ब्लू, ये वाला थोड़ा सा जो स्काई ब्लू टाइप का है, ये बिलियन ईयर्स अगो है ना, बिलियन ईयर्स अगो। ये डार्क है तो ये मिलियन ईयर्स अगो का है, ये ग्रीन है ये ईयर्स अगो, कुछ सालों पहले का है। तो ये टाइमलाइन है, टाइमलाइन है ना, कैसे कैसे हमारा अर्थ में जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट जो स्टेजेस है वो इवॉल्व हुई धीरे धीरे। हम देख रहे हैं फर्स्ट सेल ये आया है ना, फिर ये अर्थ, ये देखो इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे है ना, ये फर्स्ट सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अर्थ है, ये फर्स्ट सेल है ना, 4.54 ही लिखा हुआ है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आई, उसके बाद ये बैक्टीरिया है ना, स्पॉन्जी, कोरल्स, ये सब यहाँ पे है ना, फिर इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस आए यहाँ पे, फिश, वर्टेब्रेट्स, शार्क, रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, फिर उसके बाद बर्ड, मैमल्स आ गए, फ्लिप फ्लावर्स और बीज आ गए, उसके बाद प्राइमेट्स आ गए है ना, फायर, होमोसेपियंस यानी ह्यूमन बींग्स 3 लाख सालों पहले, 6500 में राइटिंग्स हुई। तो अलग अलग कलर से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है हमारा अर्थ। पहले क्या था, एक सिंपल सा हम बोले फर्स्ट सेल से लेके यहाँ तक क्या हुआ, हमारा अर्थ इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है हमारे अर्थ का। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो अब ये इस तरीके से जो मैंने इमेज वहाँ पे बताई अभी पीछे वही है, ये स्काई ब्लू यानी बिलियन ईयर्स अगो का है। ये जो यहाँ तक है, ये जो यहाँ तक है बिलियन ईयर्स अगो, यहाँ तक है मिलियन ईयर्स अगो का है, ठीक है। और यहाँ तक जो हमें ये देखने को मिल रहा है ग्रीन ग्रीन, ये हमारा कुछ ईयर्स 1000 ईयर्स अगो पुराना है। क्लियर? चलो ऑब्जर्व दीज 4 पिक्चर्स। 4 पिक्चर्स हमें दी है, हमें क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना है और इस पिक्चर में क्या क्या गतिविधियां, क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व है फ्रॉम टॉप लेफ्ट, है ना। ये जो पिक्चर है जैसे नेक्स्ट पेज में भी दिए, जैसे जियोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इनको ऑब्जर्व करना है इन एक्टिविटीज को। जियोलॉजिस्ट 4.2.1 फिगर में जियोलॉजिस्ट हमें दी गए हैं। ये क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा सा देखो, ऐसा लग रहा है ना कुछ क्या पकड़े, स्टोन पत्थर जैसा दिख रहा है, उसको देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं क्या, ऐसा कुछ। स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जो क्या करते हैं, अर्थ के फिजिकल फीचर्स की स्टडी करते हैं। जो क्या करते हैं, अर्थ के फिजिकल फीचर्स की स्टडी करते हैं, लाइक द सॉइल, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सी, ओशंस एंड अदर सच पार्ट्स ऑफ द अर्थ। फिजिकल फीचर्स आपको जियोलॉजिस्ट से वो समझ में आ जाएगा, जियोग्राफी जैसे हम बोलते हैं ना, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, माउंटेन्स के बारे में, लैंड के बारे में, प्लांट्स के बारे में, यही सब पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में, रिसोर्सेज, ये सब यानी फिजिकल फीचर्स के बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो फिजिकल जो है फीचर्स को स्टडी करते हैं। जैसे क्या स्टडी करेंगे, अर्थ के अंदर जो भी चीज़ें, मिट्टी को स्टडी करेंगे भाई कि क्या है क्या नहीं है, स्टोन्स के बारे में, हिल्स के बारे में, माउंटेन्स, रिवर्स, सी, ओशंस एंड अदर सच पार्ट ऑफ दी अर्थ। अर्थ के भी ऐसी अदर पार्ट्स को भी स्टडी करने का काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, ये कौन है, ये जियोलॉजिस्ट है। क्लियर? चलो
पैलियोंटोलॉजिस्ट। अब ये पैलियोंटोलॉजिस्ट क्या है? फिगर 4.2.2 स्टडी द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स। जो क्या काम करते? प्लांट्स के रिमेन को स्टडी करने का काम करते। जो प्लांट्स के रिमेन्स है ना, जैसे प्लांट, कुछ प्लांट है सिमिलर, आधा अधूरा है, कुछ लग रहा है अलग टाइप का, भाई उसकी स्टडी कर ली, है ना, या एनिमल्स के रिमेन या ह्यूमन फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर्स अगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। किस फॉर्म में मिल रहा है हमें? फॉसिल्स के फॉर्म में, है ना। जो क्या होता है ना, मिट्टी की लेयर के नीचे बोलते हैं ना, इंसान मिट्टी से आया और मिट्टी में ही मिल जाना है, तो मिट्टी में जैसे कुछ बोन्स या कुछ भी रिमेन्स मिल गए, तो उनको स्टडी करने का काम जो करते हैं उनको बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट। अब ये है भाई इस तरीके से। फॉसिल्स का मीनिंग क्या होता है? इंप्रेशंस ऑफ फुटप्रिंट्स, इंप्रेशंस ऑफ फुटप्रिंट्स, किसके फुटप्रिंट्स के? और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के पार्ट का, और एनिमल्स दैट आर फाउंड प्रिजर्व विद इन लेयर्स ऑफ सॉइल और रॉक्स। जो हमें कहाँ मिलेंगे भाई? सॉइल और रॉक्स की लेयर में हमें प्रिजर्व, ऐसे दबे हुए मिलते हैं ना, जिनको खोद के ऐसे मतलब थोड़ा सा हमें मिलते हैं भाई। प्लांट्स के रिमेन मिल गए, एनिमल्स के मिल गए, तो कहाँ मिलेंगे हमें? रॉक्स और सॉइल्स की लेयर में। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स। चलो अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिगर 4.2.3, ठीक है, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये देखकर क्या लग रहे हैं? ये भाई ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हैं, बात करने को बोलते हैं। क्या होता है? स्टडी ह्यूमन सोसाइटी, जो इंसानों के समाज को, है ना, उनके कल्चर्स को स्टडी करता है फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट, कि पुराने टाइम से प्रेजेंट क्या चीज़ें रही हैं, उसको पूरा स्टडी करने का काम कौन करता है? ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर को एंथ्रोपोलॉजिस्ट। कौन होते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, चलो आर्कियोलॉजिस्ट। भाई इनके बारे में तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में तो बहुत अच्छे से आपने सुना होगा। 4.2.4 स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, plants and animals left behind, such as tools, pots, beads, figurines, toys, bones and teeth of animals and humans, burned grains, parts of houses or bricks, among others. ये क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, स्टडी करते हैं पास्ट, कैसे? बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, भाई अगर जैसे उनका कुछ भी खुदाई करके, कुछ भी एक्सकेवेट करके कुछ ऐसा मिल गया, है ना, जैसे पीपल, प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ भी रिमेन्स मिल गए, बोन्स मिल गई, है ना, सच एज टूल्स, अगर कुछ टूल्स रह गए उस टाइम के, पुराने ज़माने के बने, हम बोलते ना पॉटरी मिली, वो कॉइन्स मिले, टूल्स मिल गए, बीड्स मिल गए, फिगराइंस मिल गए, टॉयज़ मिल गए, बोन्स मिल गए, है ना, एनिमल के टीथ मिल गए, ह्यूमंस मिल गए, या भाई जो जले हुए ग्रेन्स मिल गए, है ना, घर के कुछ भाई टूटे हुए रिमेन्स, ब्रेक्स वगैरह और भी चीज़ें। तो ये सब पता लगाने का, इनको स्टडी करने का, है ना। कौन काम करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। क्लियर हुआ? ये कौन है जो हमें दिख रहे हैं? ये है आर्कियोलॉजिस्ट। आगे बढ़े। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने क्या क्या देख लिए? हमने देख लिए भाई, सबसे पहले हमने जियोलॉजिस्ट देखा, जो फिजिकल फीचर्स की स्टडी करते हैं अर्थ के। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा क्या, कौन थे उसके बाद? पैलियोंटोलॉजिस्ट, जो क्या करते हैं? रिमेन्स, जैसे एनिमल, प्लांट्स, इनके रिमेन्स की स्टडी करते हैं, है ना, जिसको जैसे फॉसिल्स की स्टडी जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। रिमेन्स रहते हैं एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के। और उसके बाद हमने देखे थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो पुराने टाइम से लेके अब तक के ह्यूमंस की सोसाइटी, उनके कल्चर को स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो एक्सकेवेटेड चीज़ें होती हैं ना, खुदाई करके निकाली जाती है, उसको स्टडी करने का काम, चाहे टूल्स हो गए, बीड्स हो गए, फिगराइंस हो गए, कोई बोन्स हो गए, है ना, कोई बिल्डिंग के रिमेन्स हो गए, उनको जो स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री? हिस्ट्री में टाइम को मेजर कैसे किया जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने ये देख लिया कि भाई क्या हिस्ट्री के टाइम लाइन, कि भाई हिस्ट्री कैसे क्या शुरुआत हो रही है ना, कैसे धीरे धीरे हमारा अर्थ जो है इवॉल्व हुआ, वो हमने देखा, है ना। अलग अलग जो लोग हैं जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, है ना, कैसे, जैसे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए, है ना, ह्यूमंस की हिस्ट्री को किसी सोसाइटी के, या हम बात करेंगे जियोलॉजिस्ट हो गए, आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब हिस्ट्री में टाइम कैसे मेजर करते हैं, जो हम बोलते हैं ना BC, है ना, फिर हम बोलते हैं BC को हम क्या बोल देते हैं? BCE, या हम बोलते हैं AD, जिसको हम CE भी कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब बेसिकली टाइम लाइन ही है ना, कि कौन सा टाइम लाइन कब क्या है, वो सब। ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज़ हैड इट्स ओन वेज ऑफ मेजरिंग टाइम। कोई भी सोसाइटी हो, है ना, ईच सोसाइटी, हर सोसाइटी और कल्चर का अपना ही तरीका होता है टाइम को मेजर करने को, है ना। टाइम को मेजर करने का उनका एक अपना अलग ही तरीका होता है।
Major events such as the birth of an important person or the start of a ruler's reign have often marked the beginning of a new era. Major events है ना, अगर कोई ऐसे बड़े बड़े से जो events हैं such as जैसे birth हो गया important person, कोई important person का birth और the start of ruler's reign, कोई भी भाई ruler की जो है reign है ना, reign मतलब जो बोलते हैं ना कि शासन, इस रूलर का शासन कब शुरू हुआ, मुगल्स का शासन कब शुरू हुआ, दिल्ली सुल्तान्स का शासन कब शुरू हुआ, अशोका का कब शुरू हुआ, चंद्रगुप्त, ये सब चीज़ें, तो ये सब हैव ऑफन मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। इनकी चीज़ों से क्या बात कर सकते हैं हम कि भाई कोई नए एरा की शुरुआत होती है ना, क्या बोलते हैं, कोई नया एरा क्या हुआ, बिगिन हुआ, स्टार्ट हुआ। क्लियर। मेजर इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मेजर इवेंट्स की, है ना, जैसे किसी रूलर का बर्थ हो गया कि भाई कोई राजा का जन्म हो उतने सालों पहले हुआ था, वो राजा जो है राजगद्दी पे उतने सालों पहले बैठा था, वो राजा बैटल में उतने साल में हारा था, इस तरीके से। तो हमने क्या देखा कि हर सोसाइटी, हर कल्चर का क्या रहता है, अपना अपना तरीका रहता है टाइम को मेजर करने का। और हमने यहाँ देखा कि जब कोई कुछ भी ऐसे इवेंट हम देखते हैं, है ना, हैव ऑफन, इनको क्या माना जाता है कि भाई न्यू एरा की क्या हुई, बिगिनिंग हुई। एरा क्या होता है, डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक इंपॉर्टेंट है ना, एक डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर। चलो, एट प्रेजेंट द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज कॉमनली यूज वर्ल्ड वाइड। प्रेजेंटली कौन सा कैलेंडर यूज किया जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज किया जाता है। कौन सा कैलेंडर हम यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज करते हैं। इस कॉमनली यूज वर्ल्ड वाइड कॉमनली इसी को यूज किया जाता है। साइड बाय साइड हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, हिंदू कैलेंडर हो गया, मुस्लिम हो गया, ज्यूविश हो गया, चाइनीज हो गया, एंड अदर कैलेंडर्स आर ऑल्सो यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डेट्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड अदर ऑस्पिशियस इवेंट्स। अगर हमें फेस्टिवल्स या और भी कोई ऐसे ऑस्पिशियस इवेंट पता करने हैं ना कि भाई अरे दिन कौन सा है, शुभ दिन कौन सा रहेगा, शुभ कार्य के लिए शुभ दिन कौन सा रहेगा, ये कुछ भी ऐसी चीज़ें, इवेंट्स हमें कैसे पता चलते हैं, इन कैलेंडर के थ्रू। लेकिन हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड ज़्यादा करके फॉलो किया जाता है, वो होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर होता है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। अदर साइड बाय साइड हम हिंदू, मुस्लिम, ज्यूइश, चाइनीज़ कैलेंडर भी फॉलो करते हैं, है ना, जिसको जो जो सही लगता है। जैसे हिंदू लोग हिंदू कैलेंडर, चाइनीज़ लोग चाइनीज़ कैलेंडर, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर ये होता क्या है, द कैलेंडर नाउ यूज द वर्ल्ड ओवर, है ना, ये जो कैलेंडर है यूज़ किया जाता है सब जगह, है ना, ऑलमोस्ट सब जगह ही ये कैलेंडर यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड। ऑब्वियसली इट हैज़ 12 मंथ्स एडिंग अप टू 365 डेज। और इस कैलेंडर में कितने मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है, लगभग 365 डेज तक। एंड अ लीप ईयर एवरी 4 ईयर्स। और क्या रहता है भाई, लीप ईयर रहता है, हर 4 साल में क्या आता है, लीप ईयर आता है ना। लीप ईयर हम क्या बोलते हैं, जैसे 366 डेज का लीप ईयर। लीप ईयर कब आता है, जब ऐसा ईयर जो 4 से डिविजिबल हो। जैसे अभी जो चल रहा है हमारा 2024, क्या है हमारा, लीप ईयर। किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कंप्लीट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2023 ये लीप ईयर नहीं है, तो डेज कितने होंगे इसमें, 365 डेज, 365 डेज होंगे। 2024 में कितने ईयर होंगे, मतलब कितने डेज होंगे, सॉरी, 366 डेज। अब हम बोल रहे हैं कि 365 डेज, 366 डेज, तो ये 1 डे जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो हम कहाँ गया, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि 2003 में अगर फैब मंथ ऑब्वियसली आया होगा तो कितने डेज होंगे फैब में, 28 डेज। लेकिन 2024 में जो फैब मंथ आया होगा उसमें कितने डेज होंगे, 29 डेज। उसमें कितने डेज होंगे, 29 डेज होंगे। इस तरीके से क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। इस तरीके से क्या होता है, क्या देखते हैं हम, कैलकुलेशन देखते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। हाउएवर सेंचुरी ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमने ईयर्स का लिया, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन से ईयर फॉलो कर, मतलब क्या पैटर्न रहता है, वही 12 महीनों का, 12 मंथ्स का और 365 डेज का। लीप ईयर है तो 366 डेज होंगे, ठीक है। हाउएवर सेंचुरी ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल, अब सेंचुरी ईयर्स लें, सेंचुरी ईयर्स जो भाई शताब्दी बोलते ना, 100, 1800, 1900 एंड 2000 आर लीप ईयर्स ओनली इफ दे आर मल्टीपल्स ऑफ 400। ये कब होंगे लीप ईयर,
अगर ये मल्टीपल होंगे 400 के, है ना, यानी 400 से क्या कर दें, इनको डिवाइड कर दे तो क्लियरली बिल्कुल कंप्लीट इनकी जो है आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, कोई बिना पॉइंट कुछ लिए, जीरो लिए, कुछ भी ऐसा नहीं करे, ठीक है। क्या हो जाएगा हमें, मतलब मल्टीपल होंगे जो 400 के, वो होते हैं लीप ईयर। सो द 3 सेंटेनरी ईयर्स अबव, जो भी सेंटेनरी ईयर्स जो हमें दिए 1800, 1900, 2000, उनमें से सिर्फ 2000 ही क्या है, लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि 400 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 400 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, जैसे 2000 है ना, 400 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना इजीली, क्या बचेगा फिर 5, कंप्लीट तरीके से जो है डिवीजन हो रहा है। यानी हम अगर इंटू करेंगे, क्या 20 × 40 अगर हम इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, अच्छा बताना, चलो ठीक है, 20 × 40 क्या आएगा बताना, ठीक है। आर लीप ईयर्स ओनली इफ दे आर मल्टीपल्स ऑफ 400, सो इन देयर 3 सेंटेनरी ईयर्स अबाउ ओनली 2000 इज अ लीप ईयर। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, ऑस्पिशियस जो हम बोलते हैं ना कि मंगल, शुभ, बहुत अच्छा, बहुत ही शुभ मुहूर्त है, ऑस्पिशियस। फेवरेबल, जो कैसा हो, फेवरेबल हो, है ना, और जो लक लाए, अच्छे किस्मत कह सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एन ऑस्पिशियस बिगनिंग, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम करेंगे बहुत मंगल शुरुआत, बहुत ही शुभ शुरुआत हुई है, ऑस्पिशियस बिगनिंग, क्लियर। चलो, in the West, the conventional year for Jesus Christ's birth has generally been taken to be the starting point for the calendar. West में हम ये देखने को मिलता है कि जो एक conventional year for Jesus Christ के बर्थ की कन्वेंशनल ईयर लिया जाता है, हैज़ जनरली बीन टेकन टू बी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कैलेंडर के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया जाता है वो जीसस के बर्थ के टाइम का लिया जाता है ना। Years are counted forward from this point and used to be marked with AD, an abbreviation for a Latin phrase that refers to the years after Jesus' birth. However, this is now called the Common Era or CE across the world. जैसे मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, है ना, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद AD, है ना, यानी ऐसा ईयर माना जाता है जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का है। हम देखते हैं AD से मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, टाइम से पहले, बर्थ से पहले जो टाइम है वो हमारा BC होता है, और जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद उसको हम AD बोलते हैं। AD साथ में हम इसे कॉमन एरा भी बोल सकते हैं, ठीक है, और CE अक्रॉस द वर्ल्ड, इस तरीके से। यानी ऐसा समझ लो कि ये वाला जो टाइम लाइन चल रहा है, ऐसे हमने लिया, ठीक है, तो ये वाला, ये जो है ना, ये समझ लो बर्थ ईयर ऑफ, ये बर्थ ईयर है किसका, जीसस क्राइस्ट का। ये किसका बर्थ ईयर है, जीसस क्राइस्ट का, ठीक है, इस तरीके से हम लेंगे। यहाँ पे ये कौन सा टाइम लाइन है, इसको हम क्या लेंगे, इसको हम बोल देंगे भाई BC, यानी हम इसको और भी चीज़ बोल सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और बिफोर कॉमन एरा भी बोल सकते हैं। और बाद के जो ड्यूरेशन को क्या लेंगे हम, AD, यानी CE, कॉमन एरा भी हम कह सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से बता रहे हैं कि इससे जो वेस्ट है, जो कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसको इसी तरीके से फॉलो किया जाता है कि बाद की ईयर, जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की ईयर है, उनको AD या CE भी हम बोलते हैं, यानी कॉमन एरा। इस तरीके से टाइमलाइन चलती है, क्योंकि हमें देखना है कि टाइम मेजर कैसे किया जाता है। क्लियर हुआ, ये क्या है, ये है टाइमलाइन ऑफ सम इवेंट्स सिंस 3 लाख BC, ये टाइमलाइन से इवेंट के, है ना, मेन इवेंट के टाइमलाइन है जो 3 लाख BC से स्टार्ट हुए हैं, मतलब यहाँ पे बनाया गया है। इसको अच्छे से बाद में समझेंगे अभी, ठीक है। चलो, फॉर एग्जाम्पल 1947, द ईयर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस कैन बी रिटर्न एज 1947 AD। हम जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की ईयर्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा ईयर जब इंडिया ने क्या करा भाई, इंडिया को क्या मिली, इंडिपेंडेंस मिली, है ना, भारत को क्या मिली, आज़ादी मिली, कैन बी रिटर्न एज 1947 AD। हम इसको 1947 AD या हम इसे AD 1947, है ना, या हम इसे 1947 CE भी लिख सकते हैं, ये 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 भी लिख सकते हैं, है ना, यहाँ ये दिया ही हुआ है, 3 तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है।
Similarly, the years before the conventional date for the birth of Jesus are counted backward and used to be marked with BC or before Christ. जीसस क्राइस्ट से पहले के टाइमलाइन को हम टाइम कैसे लेके चलते हैं? बैकवर्ड लेके चलते हैं, बैकवर्ड, आगे के टाइमलाइन को फॉरवर्ड, कि भाई जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसके बाद का जो टाइमलाइन है फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन जीसस क्राइस्ट के पहले का जो टाइमलाइन है, जो एरा है, उसको बैकवर्ड लेके चलेंगे, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा, बीसीई या बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? सिमिलरली द ईयर्स बिफोर द कन्वेंशनल डेट फॉर द बर्थ ऑफ जीसस आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूज्ड टू बी मार्क्ड विद बीसी और बिफोर क्राइस्ट, है ना? बीसी हम मार्क करते हैं और बिफोर क्राइस्ट, दे आर नाउ कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा। जिनको क्या बोला जाता है? जिनको कहते हैं हम अब बिफोर कॉमन एरा और बीसीई। फॉर एग्जाम्पल 560 BCE इज एन अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो 560 BC है, वो क्या माना गया कि भाई गौतम बुद्ध का बर्थ ईयर है, अप्रोक्सीमेट लिया गया कि बर्थ ईयर है गौतम बुद्ध का। whom we will meet in chapter 7, जिनके बारे में हम जानेंगे चैप्टर 7 में। कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स अगो दैट वॉज? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने ईयर्स पहले का ये हुआ? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने ईयर्स अगो का ये टाइमलाइन होगा? 560 हम BCE बोल रहे हैं गौतम बुद्ध के जन्म का, तो ये आज के टाइम से है ना, कितना पहले का टाइम होगा? ये हम कैलकुलेट कर सकते हो क्या आप? ये बताओ। हमने क्या देखा? जीसस क्राइस्ट के टाइमलाइन को, उसके बाद का टाइमलाइन AD यानी CE, और उससे पहले का बैकवर्ड जिसमें जाते हैं उसको हम बोलते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट। क्लियर हुआ? ठीक है। हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? कमेंट में फटाफट से मुझे आंसर चाहिए, विच कैलेंडर वी फॉलोज, या विच कैलेंडर वर्ल्ड फॉलोज, ये भी कह सकते हैं भाई दुनिया वाले वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, और भी काइंड्स ऑफ जो कैलेंडर यूज़ करते हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम कैलेंडर, ज्यूइश, चाइनीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? ये क्या है? ये वही जो टाइमलाइन है, इसको अभी अच्छे से समझेंगे, ठीक है? अभी समझेंगे इसको। A timeline, see figure 4.3 on pages 62 and 63। 62 and 63 में जो टाइमलाइन दी गई है उनको समझना है अच्छे से, ठीक है? 60 और जो है 2 और 63 आपके बुक के पेज में जो फिगर दिया है 4.3, उसको समझना है। इज अ कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच इवेंट्स। क्या है? कन्वीनियंट टूल है इन इवेंट्स को मार्क करने के लिए, समझने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है। एज इट शोज अ सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स कवरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड। हमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो इवेंट्स बताया ना, टाइमलाइन जो बताइए, इनके थ्रू हमें पता चलेगा कि भाई कौन से इवेंट्स ये टाइमलाइन कवर कर रहा है। इट रन्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट विद अ फ्यू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। ये कैसे शुरू हो रहा है भाई? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ह्यूमैनिटी से स्टार्ट होके, मतलब कब जो ह्यूमैनिटी स्टार्ट हुई, कितने सालों पहले जब इंसान आए, ठीक है? और प्रेजेंट तक का पूरा टाइमलाइन विद अ फ्यू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, जिसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स देखने को मिलेंगे, जो खास चीज़ें हैं। नोट दैट द डॉटेड पोर्शन मार्क्स स्किप्ड पीरियड। अब जो डॉटेड पोर्शन है उसको क्या मार्क करा गया भाई? स्किप्ड पीरियड है, छोड़ दिया गया, क्योंकि इतना लंबा हम सारा सब कुछ लेके चलेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो मेन चीज़ें बेसिकली टाइमलाइन में दिखाई गई है, अदरवाइज बहुत लंबा टाइमलाइन बन जाता। क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? ये देखो टाइमलाइन यहाँ पे है ना, इस तरीके से ये ऐसे शुरू हो रही है ना, 3 लाख BC से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये बीच में जो छोड़ा है, क्योंकि अगर ऐसे लंबा दिखाते तो बहुत लंबा चले जाता। शुरुआत हुई 40,000 BC से, फर्स्ट जो है रॉक आर्ट आई वर्ल्ड में, फिर ये 14,000 BC से पहले क्या आई भाई? आई से जाई, इस तरीके से। क्लियर? ऐसे टाइमलाइन फॉलो की जा रही है, यही आपके पेज में बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये क्या है भाई? इस तरीके से पास्ट और फ्यूचर कैसे पता लगा रहे हैं? जैसे जीसस क्राइस्ट का जन्म 560, ये जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म 560 BC में हुआ, अप्रॉक्स हमने देखा। फिर ये टाइम क्या दिखा रहे? BC। जैसे जीसस क्राइस्ट का जन्म इस ईयर में हुआ तो उसके बाद का टाइमलाइन फॉरवर्ड में ऐसे ले रहे हैं, और क्या यूज़ कर रहे हैं हम? CE। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे? यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे BC। देखो यहाँ पे BCE यूज़ कर रहे थे। फिर क्या है? फ्यूचर। और अभी तो हम यहाँ पे एट प्रेजेंट 2000 में अभी हम यहाँ हैं। क्लियर? क्या है? टाइमलाइन चल रही है। ओके, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो। A timeline also helps in understanding the order in which historical events take place। टाइमलाइन हमें क्या हेल्प करती है? टाइमलाइन हमें मदद करती है अंडरस्टैंड करने में, है ना, किस ऑर्डर में, किस टाइम से, है ना, कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, टेक प्लेस हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, इवन विदाउट लुकिंग एट डेट्स, यू कैन नाउ सी दैट द बर्थ ऑफ बुद्धा अकर्स बिफोर दैट ऑफ जीसस।
एग्जाम्पल के तौर पे इवन आप जो है डेट्स को नहीं भी देखोगे फिर भी आप क्या कर पाओगे, देख पाओगे जो है बुद्धा का बर्थ कब हुआ था, है ना, जीसस से कितने साल पहले बुद्ध भगवान का बर्थ हुआ था, ये हम क्या कर सकते हैं, ये हम देख पाएंगे। हमने देखा था ना, हम कुछ एक्सरसाइजेस भी कर रहे थे बीच में, लेट्स एक्सप्लोर वाली, याद करो। हमने देखा था कि टाइमलाइन अगर निकालना है तो वो भी कैसे निकाला जाता है, इस तरीके से, है ना, क्योंकि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जीरो को नहीं लेता, वो क्या रहता है, जीरो को नहीं लेता, जीरो फिगर को नहीं लेता, वो कैसे लेगा, इस तरीके से डायरेक्ट, इस तरीके से लेता है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे शुरू हो रहा है 2 BCE, यहाँ पे क्या है 2 BCE, है ना, फिर यहाँ पे क्या रहेगा 1 BCE, तो जीसस क्राइस्ट का जन्म यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, उसके बाद 1 CE, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 CE, ऐसा इस तरीके से था, है ना। जीरो कुछ नहीं कि हम सोच रहे हैं कि जीरो होगा फिर 0 से 1 2 3, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से टाइम क्या जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, बैक, यहाँ से क्या जा रहा है, फॉरवर्ड। हमने ये भी देखा था कि अगर हमें इनके बीच का डिफरेंस पता करना है हम कैसे कर सकते हैं, हम टाइमलाइन भी हमने बनाई थी, इसका एक फॉर्मूला भी हमने देखा था कि जैसे ये 2 BC प्लस 2 CE ले लिया, माइनस कर दिया 1 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 ईयर्स। इस तरीके से हम डिफरेंस पता कर सकते हैं ना, 2 BCE ले लिया पर 2 CE, है ना, प्लस 2 CE, 4 हुआ, 4 माइनस 1 यानी 3 ईयर्स का डिफरेंस। इस तरीके से हमने देखा था ना कि ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, डिफरेंस पता कर सकते हैं, कितने ईयर्स को क्या हुआ था, है ना, कितने ईयर्स को का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर, चलो कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। डोंट मिस आउट, भाई इसे मिस नहीं करना है। क्या चीज है, अलॉन्ग विद अ ईयर एंड अ डिकेड, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, वी ऑफन यूज अदर टर्म्स टू अंडरस्टैंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। टू ऑफ दीज आर क्वाइट कॉमनली यूज व्हेन लर्निंग अबाउट हिस्ट्री। हम ईयर और डिकेड के बारे में समझते हैं ना, ईयर हमें पता है 365, या जब लीप ईयर होता है तो 366 डेज का हमारा साल होता है। डिकेड, डिकेड मतलब पीरियड ऑफ 10 ईयर, है ना, 10 साल का, जो 10 साल का टाइमलाइन पीरियड। वी ऑफन यूज अदर टर्म्स टू अंडरस्टैंड लॉन्गर ड्यूरेशंस ऑफ टाइम। हम क्या करते हैं, कई बार जो है अदर जो है टर्म्स यूज करते हैं अंडरस्टैंड समझने के लिए, क्या, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर हमें शताब्दियों के बारे में देखना है ना, हज़ारों सालों पहले का देखना है, तो हम अदर टर्म्स का यूज़ करते हैं। ये तो हम देख रहे हैं कि चलो 10 साल का फ़र्क। टू ऑफ दीज आर क्वाइट कॉमनली यूज व्हेन लर्निंग अबाउट हिस्ट्री। इनमें से जो है दो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ करते हैं जब हम हिस्ट्री के बारे में लर्न करते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स का पीरियड। इट इज़ एनी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। ये कौन सा टाइमलाइन रहता है, पीरियड रहता है, 100 सालों का पीरियड रहता है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 100 ईयर्स। हिस्ट्री में जो है स्पेसिफिक सेंचुरीज को काउंट करा जाता है हर 100 सालों में, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर फर्स्ट सी से स्टार्ट करते हैं हम काउंट करना। फॉर इंस्टेंस वी आर करेंटली इन द 21st सेंचुरी CE विच रन्स फ्रॉम 2001 टू 2100। फॉर इंस्टेंस अगर हमें ऐसे मेजर करना है तो हम ये कहेंगे करेंटली हम कौन सी सेंचुरी में है, 21st सेंचुरी CE में है। कौन सी सेंचुरी में, हम 21st सेंचुरी में अभी हम चल रहे हैं, जिसका टाइमलाइन क्या है 2001 टू 2100। मतलब 21st सेंचुरी अगर हमें बताना है तो उसका टाइमलाइन क्या रहेगा, उसका टाइमलाइन रहेगा 2001 टू 2100। ये क्या है, 21st सेंचुरी, जो कितना रहता है भाई 100 ईयर्स का। कितना पीरियड रहता है, 100 ईयर्स का पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। क्लियर, जो पीरियड रहता है 100 ईयर्स का। ये गियर्स लग रहा है ना, वाई तो लग ही नहीं रहा। ठीक है, और हमने देखा था जब हम सी की बात करते हैं, है ना, कॉमन एरा की बात करते हैं, जीसस क्राइस्ट के बर्थ की बात करते हैं, तो हम फॉरवर्ड चलते हैं, आगे चलते हैं। The centuries BCE are calculated beginning from the year 1 BCE and keep going back in the time। लेकिन जब हमें सेंचुरीज देखनी किसकी, BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी बिफोर क्राइस्ट का, तब हम चलते हैं बैकवर्ड, तब हम पीछे चलेंगे, यानी फ्रॉम दी 1 BCE and keep going back to the time।
और ऐसे पीछे पीछे चलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द 3rd century BCE वुड बी इंक्लूड द ईयर्स 300 BCE टू 201 BC, यानी बिफोर कॉमन एरा में हम बैकवर्ड चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा 2001 से आगे जा रहे हैं टू 2100, है ना। अगर हमें BCE देखना है ना, हमें देखना है 3rd century BC देखना है, तो हम क्या लेके चलेंगे, 200 BC। इस तरीके से क्या लेके चलेंगे हम, 200, 300 टू 201 BC, इस तरीके से। क्लियर हुआ? क्योंकि हम यहाँ पे क्या चलते हैं, जब BC यानी बिफोर क्राइस्ट एरा में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड चलना है। तो बैकवर्ड ऐसा हुआ 300 BCE टू 201 BC। यहाँ पे हम फॉरवर्ड चल रहे हैं 2001 टू 2100 CE, कॉमन एरा। सेंचुरीज को इस तरीके से मेजर किया जाता है, जो कि हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। हम बोलते हैं 19th सेंचुरी में ये हुआ, 16th सेंचुरी में ये हुआ, ठीक है। मिलेनियम, इट इज एनी पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। मिलेनियम क्या होता है, एक ऐसा पीरियड जो कितने से कितने का है भाई, 1000 ईयर्स का पीरियड होता है, उससे बोलते हैं मिलेनियम। इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 1000 ईयर्स फ्रॉम द ईयर 1 CE, है ना। हिस्ट्री में, इतिहास में, है ना, जो स्पेसिफिक सेंचुरीज होती है आर काउंटेड एवरी 1000 ईयर्स फ्रॉम द ईयर 1 CE, है ना। जो 1000 ईयर से हर 10 ईयर 1 CE तक काउंट किया जाता है 1000 ईयर्स को। फॉर इंस्टेंस वी आर करेंटली इन द 3rd मिलेनियम CE। करेंटली हम किस में है, 3rd मिलेनियम CE में। CE क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉमन एरा में है हम, ठीक है। विच बिगेन, जो कहाँ कब शुरू हुई थी, 2001 CE से शुरू हुई थी, और कब तक चलेगी, 3000 CE तक चलेगी। जो कब शुरू हुई थी भाई, 2001 CE से शुरू हुई थी और 3000 CE तक चलेगी। As with centuries, millennium BCE are also calculated beginning from 1 BCE and go backwards. अब जैसे CE देखा तो BCE भी मेजर करना है। अगर हमें 1000 ईयर्स पुराना ऐसे मेजर करना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम शुरू करेंगे 1 BCE से and go backward जाते रहेंगे। So the first millennium BCE would include the year 1st BCE to 1000 BC, है ना। अगर हमें फर्स्ट मिलेनियम BC हमें पता करना है तो हम कैसे लिखेंगे, 1 BCE to 1000 BCE। क्लियर? इन द टाइमलाइंस गिवन ऑन पेजेस 62 एंड 63, जो टाइमलाइन आपके बुक के पेजेस 62 और 63 में दिए गए हैं फिगर 4.3 में, कैन यू मार्क द बिगनिंग ऑफ द 8th मिलेनियम BCE। क्या आप जो है कैसे जो 8th मिलेनियम BCE स्टार्ट हुआ था उसके मिलेनियम को मार्क कर सकते हो, है ना। वो आपको करना है। क्या आप वो मार्क कर सकते हो, 8th सेंचुरी जो BCE की हम बात कर रहे हैं उसको क्या आप मार्क कर सकते हो, 8th मिलेनियम, ठीक है, सॉरी सेंचुरी बोल रही हूँ, 8th मिलेनियम, ठीक है, 1000 ईयर्स का पीरियड जो होता है। नोट, इन इंग्लिश द प्लूरल फॉर्म ऑफ मिलेनियम इज मिलेनियम्स। इंग्लिश में जो मिलेनियम का प्लूरल फॉर्म है वो क्या होता है, मिलेनियम्स होता है, और मिलेनिया भी बोलते हैं, ठीक है। और दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही क्या है, करेक्ट है। किसी भी प्रकार का दोनों में भेदभाव नहीं, दोनों ही सही है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, डोंट मिस आउट, भाई इसे भी मिस नहीं करना है। क्या नहीं मिस करना है? डू यू नो हाउ कैलेंडर्स हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया। क्या आपको पता है जो कैलेंडर्स हैं कैसे जो है ट्रेडिशनली पुराने पारंपरिक तरीके से इंडिया में बनाए जाते हैं। कौन से जो कैलेंडर इंडिया में, अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को हट के बात करें तो कौन से कैलेंडर जो इंडिया में ज़्यादा करके चलते हुए दिखते हैं हमें। मैनी इंडियन कैलेंडर्स रिलाई ऑन द पोजिशंस ऑफ द सन एंड द मून टू डिफाइन द मंथ्स ऑफ द ईयर। बहुत से जो कैलेंडर हैं, है ना, हमारे इंडिया के, वो क्या फॉलो करते हैं, सूर्य की पोजीशन को, है ना, सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति पे रिलाई करते हैं, ठीक है। कुछ भी पता करने के लिए सन और मून की जो पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, टू डिफाइन द मंथ्स ऑफ द ईयर, है ना, मंथ्स को उस तरीके से डिफाइन करने के लिए। A Panchang is a book of tables which lists the days of each month along with related astronomical data. For instance, it precisely predicts events like solar and lunar eclipse, times for sunrise and sunset, etc. जैसे जो पंचांग एक तरीके की बुक होती है ना, बुक ऑफ टेबल्स, विच लिस्ट द डेज ऑफ ईच मंथ, जो हर मंथ की जो है डेज को ऐसे लिस्ट आउट करती है। अब उसमें क्या रहेगा, एस्ट्रोनॉमिकल डेटा रहेगा, है ना, कौन सा नक्षत्र, कौन सा जो है शुभ मुहूर्त है, किस दिन भाई जो है मुहूर्त सही रहेगा, है ना, कि टाइम क्या है,
पूर्णिमा किस दिन है, किस दिन भाई जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, किस दिन जो है लूनार एक्लिप्स जो है चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अमावस्या कब है, पूर्णिमा कब है, फेस्टिवल कब है। तो ये सब हमें पंचांग में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि किसके थ्रू बनाते डेटा, सूर्य और चंद्रमा की लोकेशन या पोजीशन को देख के उसके अकॉर्डिंग, तभी बोले ना एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है ना। क्या क्या प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, जैसे भाई सोलार एंड लूनार एक्लिप्सेस, सनराइज का टाइम, सनसेट का टाइम। पंचांग तो जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ऑफन ऑल्सो गिव वेदर प्रेडिक्शन, इवन वेदर प्रेडिक्शन भी हमें देता है ना, फॉर ईयर, डेट्स एंड टाइमिंग्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड मोर। फेस्टिवल का टाइमिंग और बहुत सी चीज़ें भी हमें इसमें क्या है, मिलती है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अब हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं? अभी तक हमने क्या देखा था, हम टाइम मेजर कैसे करते हैं वो हम देख रहे थे। अब हम हिस्ट्री के क्या देखेंगे, सोर्सेज देखेंगे कि किन सोर्सेज के थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल पाता है। जरूरी है ये जानना, ठीक है। अब सोर्स ऑफ हिस्ट्री, अ प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट or an object from which we gather information about some past event or period। क्या बोल रहे हैं, एक प्लेस है ना, या पर्सन या टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू, फ्रॉम विच वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट सम पास्ट इवेंट और पीरियड। किसी भी पास्ट इवेंट या किसी भी पास्ट पीरियड के बारे में कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं किनसे, चाहे कोई प्लेस हो गई, चाहे कोई पर्सन हो गया, टेक्स्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मतलब इतिहास को जानने के क्या है ये सोर्स है। कोई अगर बोलेगा अरे वाह तुम मेरे घर में कैसे पहुंचे, मैंने तो तुम्हें अपना एड्रेस बताया नहीं, है ना, तो वो बोलेंगे नहीं मैंने एक दो लोगों से पूछा, तो उन सोर्सेज के थ्रू मुझे थोड़ा सा जो है नेविगेट उन्होंने किया और मैं यहाँ पहुंच गया, है ना। तो क्या हुआ, सोर्स के थ्रू, किसी पर्सन से पूछा, या हो सकता है कुछ मैप देख लिया हो, इस तरीके से। क्लियर? तो ऐसे अगर हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं तो कैसे जानेंगे, किसी प्लेस को देख के पता चल गया, पर्सन से, टेक्स्ट से, कुछ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये क्या है, हिस्ट्री के सोर्सेज हैं। एवरी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर टेल्स अ स्टोरी एंड इज लाइक अ पीस इन अ जिक्सॉ पजल। जिक्सॉ पजल आपको पता ही होगा, वो जो पूरे पीसेस रहते हैं फिर आप उनको जोड़ते हो, ऐड करते हो, है ना, जोड़ के एक बड़ा सा पजल सॉल्व कर देते हो। जैसे किसी का फेस है, अब वो अलग अलग पीसेस में, तो आप धीरे धीरे ऐड करके पूरा एक जब कंप्लीट कर लोगे तो दिख जाएगा हाँ भाई इसका फेस है, जिसको आप जोड़ रहे हो, धीरे धीरे पजल्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या स्ट्रक्चर हो, टेल्स अ स्टोरी, स्टोरी बताता है, एंड इज लाइक अ पीस इन अ जिक्सॉ पजल। कुछ भी स्टोरी या स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट हम देखेंगे जिसके थ्रू हमें पता चलता है, जो हमें क्या इंडिकेट या बताने की कोशिश करता है कि भाई हाँ इसके पीछे भी क्या है, एक स्टोरी है, कहानी है। द ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड योर हाउस कन्वे समथिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। ऐसे ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स आप अपने घर के आसपास देखते हो, जो अपने ऐसे ऑब्जेक्ट अपने घर में भी देखते हो, घर के आसपास, घर में ऐसे कभी रूम के बाहर कुछ रखा है या गार्डन में कुछ रखा है, जो भी चीज़ें हैं, तो क्या दिखाती, उससे भी देख के आपको समझ में आता है कि भाई हाँ ये कुछ हमारी फैमिली की हिस्ट्री को बता रहा है। आपने बोन्स देखी है ना, जैसे पुराने टाइम पे जो लोगों को हंटिंग का रहता था, अभी तो इलीगल हो गया है, तो जैसे किसी किसी के बोलते हैं ना हेड, हिरण का हेड, या इस तरीके से सींग, 12 सिंगा के ऐसे सींग, या इस तरीके से कुछ भी हॉर्न ऐसे लगे हुए हैं, रखे हुए सजा के, तो समझ में आएगा कि अच्छा ये दादाजी के टाइम के, दादाजी हंटिंग करते थे, शिकारी थे, इस तरीके से, ठीक है। तो पुरानी चीज़ देख के समझ में आ रहा है। या हम कुछ कलेक्शन देखेंगे कि अच्छा हाँ वो म्यूजियम से लेकर आए थे, उस जमाने का है, ये पॉट जो इतना बड़ा हमारे घर में पुराने स्टाइल का रखा हुआ है, यानी इसकी हिस्ट्री ऐसी है, यहाँ से लाया गया है। तो हमारे घर में भी जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, कई बार उन चीज़ों को भी देखकर हमें पता चल जाता है हिस्ट्री के बारे में। Similarly, we can put together historical events through a variety of sources। जैसे हम ऐसी चीज़ें रखी रहती है हमारे घरों में कि हमें हमारी फैमिली की हिस्ट्री भी पता चल जाती है, तो ऐसे ही क्या कह रहे हैं, Similarly, we can put together historical events through a variety of sources। हम क्या करते हैं, जो भी ऐतिहासिक ऐसे इवेंट्स हुए हैं उनको साथ में रख के, है ना, हिस्टोरिकल इवेंट्स थ्रू अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, बहुत से सोर्सेज, जो वेराइटी ऑफ सोर्सेज थ्रू हम क्या करते हैं, इन सबको साथ में रख के बताते हैं, ठीक है। अगर इन सब सोर्सेज को हम साथ में रखेंगे तो इससे हमें पता चलेगा अच्छा ये उसके बारे में बता रहा है, अच्छा उस जमाने के बारे में ये चीज़ डिपिक्ट कर रहा है। क्लियर?
बट कीप इन माइंड दैट इन केस ऑफ हिस्ट्री क्वाइट अ फ्यू पीसेस ऑफ पजल में रिमेन मिसिंग। लेकिन यहाँ तो हम पजल की बात करें, जिक्सॉ पजल की, तो हमारे पास जो पीसेस दिए हैं है ना अवेलेबल है, हम तो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता 100% कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली, चाहे हम वेद की बात करें, चाहे हम जो है किसी बैटल की बात करें, या किसी राजा की बात करें, शासन की बात करें, कुछ भी बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त के बारे में, अशोका के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, वेद के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंप्लीट हाँ 100% ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल हमें टेक्स्ट में सब कुछ है। हो सकता है कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ पार्ट जो है उसका मिसिंग हो सकता है। हम ये 100% कह ही नहीं सकते कि हाँ यही था जो था, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है हिस्ट्री के केस में कि कुछ जो पीसेज है पजल के वो क्या रह जाते हैं, हिस्ट्री के केस में, इतिहास के केस मिसिंग रह जाते हैं, जिसको हम सोचे ना कि हाँ भाई पूरे रह सकते हैं सब कुछ, तो पजल में तो पूरी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन हिस्ट्री में पूरे मिले ऐसा ज़रूरी नहीं। चलो, observe the figure at the bottom of the page, it brings together the main sources of history। अब जो भाई आपके पेज के बॉटम में आपकी जो बुक है, मैं भी लेकर आई हूँ वो इमेज, डोंट वरी, इस पिक्चर को देखेंगे हम, फिगर को, इट ब्रिंग्स टुगेदर द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये क्या दिखाएगा, ये जो पेज में इमेज है वो हमें दिखाएगी कि भाई क्या क्या जो है सोर्सेज है हिस्ट्री के, जिन सोर्सेज के सूत्रों के थ्रू हमें इतिहास का पता चलता है। भाई पॉटरी है, कॉइन्स है, लिटरेरी सोर्सेज हैं, क्या है वो सब देखेंगे। यू डू नॉट नीड to remember them all now, we will use some of them as we go along। आपको सारे जो भी सोर्सेज दिए इतने सारे, वो एकदम से ऐसे ही याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि बहुत सारे हैं तो आप सब कुछ याद रखना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको देख रहे हैं, जान रहे हैं कि भाई हाँ इतनी सारी चीजों के थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। we will use some of them as we go along। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उनमें से कुछ सोर्सेज को हम यूज करेंगे। When historians study, say, a king or queen of 1500 years ago, an ancient monument, a war or some item of trade, they take great care to gather information from as many sources as they can find and consult। जब हिस्टोरियन कौन होते हैं, सबसे पहले तो वो देखें, हिस्टोरियन अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट। पर्सन जो क्या करता है भाई, स्टडी करता है और लिखता है किसके बारे में, पास्ट के बारे में। एक ऐसा इंसान जो स्टडी करेगा और लिखता भी है इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में, उसे हम हिस्टोरियन कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, हिस्ट्री हिस्टोरियन। अब हिस्टोरियन क्या करता है, स्टडी करता है, चाहे वो किंग और क्वीन के बारे में हो, है ना, कि 15 ईयर्स अगो ऐसा था, या कोई एंशियंट पुरानी मॉन्यूमेंट के बारे में हो, या किसी वॉर के बारे में हो, युद्ध के बारे में हो, या कुछ ट्रेड आइटम ऑफ ट्रेड के बारे में हो। दे टेक ग्रेट केयर टू गैदर इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए बहुत मतलब ध्यान से ये काम करते हैं। फ्रॉम एज मैनी सोर्सेज एज दे कैन फाइंड एंड कंसल्ट। मतलब अगर उन्हें किसी वॉर के बारे में भी बताना है ना, कि चंद्रगुप्त का वॉर हुआ था या अशोका का बैटल हुआ था, कलिंग वॉर हुआ था फॉर एग्जाम्पल, अशोका का फेमस वॉर, एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो बड़ा ही फेमस वॉर था। अब उसके बारे में अगर हिस्टोरियन बताना चाह रहा है, हमें लिख रहा है उसके बारे में, ठीक है, तो उसको जितने सोर्सेज मिल सके उनसे वो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा और देखेगा कि भाई इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं, कंसल्ट करेगा, है ना। जितने सोर्सेज हों उतने से अच्छे सोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा गैदर करेगा वो, फिर वो देखेगा कि भाई हाँ ये हिस्ट्री कहती है। क्लियर? तो इतना आसान काम नहीं होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है, आप ये समझ लीजिए। ज़रा सा भी भाई एक दो सोर्सेज देख के उन्होंने कुछ भी लिख दिया, बता दिया, हम पढ़ रहे हैं, जो कि सही है ही नहीं। जैसे वही होता है ना कि क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, उसमें से 2 कह रहे हैं कि नहीं मैम आज आइए, हमने देखा, बाकी 8 कह रहे हैं कि नहीं मैम नहीं आई है। लेकिन आपने उन 2 पे भरोसा कर लिया कि 2 लोग कह रहे हैं ठीक है, बाद में आपने कुछ प्रिपरेशन की नहीं कि चलो बढ़िया है मैम आई नहीं, टेस्ट क्या लेना, एक बढ़िया 2 फ्री पीरियड थे उसमें घूम लिया फिर लिया, गेम्स पीरियड था सो गए हेड डाउन करके। पहले पता होता मैम आई तो थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते। तो क्या करा आपने, जितने ज़्यादा लोगों से पूछोगे तो सही इन्फॉर्मेशन पता चल पाएगी ना। तब अगर आप 2 में से अगर 6 बच्चों से भी टोटल पूछ लेते तो 4 तो बताते कि भाई हाँ मैम आई है, ठीक है। तो वही वाली यहाँ पे बात है, तो मैं स्कूल का क्लास का बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो हिस्टोरियन है वो ऐसा नहीं करते कि 1-2 जगह से पता जो चला बस मान लिया अंधा दोनों के, नहीं, वो बाकी चीज़ों पर भी ध्यान रखते हैं, अदर सोर्सेज से भी क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चल अब इन्हीं की बात हो रही है, क्या है, हमारे हिस्ट्री के सोर्सेज हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ये दिया है भाई, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये ओरल सोर्सेज हैं, ये लिटरेरी सोर्सेज हैं,
ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, ये आर्टिस्टिक सोर्सेज हैं, ठीक है। ओरल सोर्सेज में हमें जियोनोलॉजिकल और फोकलोर यानी लोक कथाएं, जियोनोलॉजिकल मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उनकी हिस्ट्री, ओरल सोर्सेज मतलब दादाजी ने बताया था, पता है वो शिकार करते थे, पापा ने बताया कि दादाजी शिकार करते थे, मैं बताऊंगा भाई अपने बच्चों की मेरे परदादाजी शिकार करते थे, तो ओरल जियोनोलॉजिकली ओरली एक दूसरे को बता रहे हो। कोई कथा कोई कहानी की उस जमाने में ऐसा होता था, ऐसा था भाई, ऐसा करा जाता था, अत्याचार होता था, तो आपको बताया, आपने ओरली भाई अपने जो छोटे उनको बता दिया, किसी को बता दिया, तो ये क्या हो रही है, ओरल सोर्सेज के थ्रू हिस्ट्री किसी से पूछ रहे हो, कोई आपको ओरली बता रहे कि हाँ उस टाइम पे ऐसा होता था, तो जियोनोलॉजिकल या फोकलोर। अब लिटरेरी सोर्सेज यानी टेक्स्ट के फॉर्म में, जैसे अगर इंडियन लिटरेचर की बात करें, ये फॉरेन अकाउंट से, ये अगर हम इंडियन लिटरेचर की बात करें लिटरेरी सोर्सेज में, वेदास और इतिहास है ना, वेद वगैरह के थ्रू हमें कुछ पता चल गया, पोएम्स और प्लेस के थ्रू कुछ पता चल गया, हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऐतिहासिक कुछ भाई जो टेक्स्ट थे उनके थ्रू कुछ पता चल गया, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज के कलेक्शन से कुछ मिल गया है ना, कुछ कथाएं होंगी है ना, कुछ जो भाई टेक्स्ट होंगे, पोएम्स होगी, प्लेस होगी, जिनको पढ़ के हमें समझ में आ रहा है अच्छा ये इस राजा के बारे में है, अच्छा ये इस बैटल के बारे में लिखा हुआ है, अच्छा ये इस राजा की तारीफ में लिखा है, या इस राजा ने इतनी क्रूएल्टी करी उसके बारे में लिखा है, तो हमें इन टेक्स्ट के थ्रू पता चलता है, इन स्टोरीज और प्लेस के थ्रू पता चलता है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट, कोई भी प्रकार के वैज्ञानिक हो गया, तकनीकी इस टाइप के जो टेक्स्ट हैं उनके थ्रू पता चल गया। फॉरेन अकाउंट्स मतलब बाहर विदेशी अकाउंट्स, तो भाई कैसे, कोई ट्रैवलॉग मतलब कोई दूसरी कंट्री से, जैसे हम देखते थे फाशेन शुएंगज़ैंग, ये क्या थे, चाइनीज ट्रैवलर थे जो चाइना से इंडिया में आए थे, अब ट्रैवलर आए उन्होंने लिखा यहाँ के बारे में है ना, तो ऐसे ही भाई ट्रैवलॉग्स हो गए, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हो गए, तो इनके थ्रू हमें क्या पता चलता है, इनके थ्रू हमें पता चलता है भाई इतिहास के बारे में। ये कैसे सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज जो टेक्स्ट के फॉर्म में हमें मिलते हैं। अब आर्टिस्टिक भाई आर्ट एंड क्राफ्ट आप समझते ही हैं, पेंटिंग्स में पता चल गया, स्कल्पचर मूर्तियों में पता चल गया, पैनल्स में पता चल गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आर्टिस्टिक सोर्स है कि भाई अगर जैसे होते हैं ना ऐसे क्वेश्चन आते कि ये देखो ये पैनल बना हुआ है, या ये कह लीजिए चलो ये क्या बोला है यहाँ पे, पेंटिंग बनी हुई है, तो ये पेंटिंग आपको क्या दिखा रही है, तो आप बोलोगे अच्छा ये पेंटिंग देख के हमें समझ में आ रहा है कि बुद्ध भगवान मेडिटेशन कर रहे हैं, तो पेंटिंग के थ्रू पता चल गई ना हिस्ट्री कि भाई पीपल के पेड़ के नीचे जो बुद्ध भगवान मेडिटेशन कर रहे हैं। पेंटिंग क्या दिखा रही है भाई, पेंटिंग में दिख रहा है कि बुद्ध भगवान जो है लोग बैठे हुए उनको क्या दे रहे हैं, टीचिंग्स दे रहे हैं, तो पेंटिंग्स के थ्रू, स्कल्पचर्स के थ्रू आपको क्या मिलता है, हिस्ट्री पता चलती है कि भाई हाँ ऐसा होता होगा, ठीक है। तो पेंटिंग, स्कल्पचर, पैनल्स एटसेट्रा। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके बारे में देखा था ना हमने, जो रिमेन्स है इनको डिग करके, पास्ट को खोद के निकालते हैं, उनको स्टडी करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मिल गया उसको। अब जैसे स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर मिल गए उनको रीड कर रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, इंस्क्रिप्शंस को स्टडी कर रहे हैं या एक्सकेवेशंस। अब अगर इंस्क्रिप्शंस को देखें तो इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या आ जाएंगे, मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉपर प्लेट्स, कॉइन्स। इनको देख के क्या पता चल रहा है, इनको देख के हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है, इंस्क्रिप्शंस दिख गए है ना, कॉपर प्लेट्स दिख गई, कॉइन्स दिख गई, तो हाँ भाई ये हुआ था, ये उस जमाने के सिक्के हैं, ये उस राजा के टाइम में चले हुए सिक्के, इंडो ग्रीक कॉइन्स है यानी उस जमाने के हैं है ना, कॉपर प्लेट्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है उस जमाने की लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन इनके थ्रू पता चल गया, अशोका के इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चल गया कि भाई उन्होंने क्या मैसेज कन्वे करा था आम जनता को, लोगों को, है ना, तो इंस्क्रिप्शंस। अब स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आ जाएंगे, कोई मॉन्यूमेंट दिख गया, कोई माउंट्स दिख गया, उसके थ्रू पता चल गया, ठीक है। अब एक्सकेवेशन, खुदाई में क्या क्या मिला, खुदाई में भी जैसे बोलते ना, अरे खुदाई में हमें ये एक सभ्यता मिली, खुदाई करी तो वहाँ पे भाई टूटी हुई बिल्डिंग मिल गई, टूटी पुरानी जो है बिल्डिंग थी उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिल गया, खुदाई में कुछ बोन्स मिल गए एनिमल की, तो पता चला अच्छा भाई उस जमाने में डायनासोर होते थे, उस जमाने में ये एनिमल होते थे। अब ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट रिमेन, भाई खुदाई में अगर ह्यूमन के या एनिमल के या प्लांट के कुछ रिमेन्स मिल गए है ना, टूल्स और वेपन्स कुछ मिल गए, क्या मिल गए, टूल्स और वेपन्स मिल गए, कोई फिगराइंस और ऑर्नामेंट्स मिल गए, फिगराइन और ऑर्नामेंट मिल गए, तो ऑर्नामेंट मिल के हम क्या बोलेंगे, अच्छा उस जमाने में इस टाइप के जो है ज्वेलरी ऑर्नामेंट वगैरह पहनते थे पुराने लोग। पॉटरी और टॉयज मिल गए है ना, पॉट और टॉयज वगैरह है ना। हैबिटेशन और बरियल्स, कैसी हैबिटेशंस थी, जो भी बरियल स्टाइल, जैसे भाई
मेगालिथिक बरियल बड़ी फेमस थी, जहाँ पे भाई अगर ऐसे डिजाइन देख के समझ में आ गया कि ऐसा अगर ग्रेव है ना, ऐसे दफनाया गया तो ऐसे बड़े बड़े ऐसे पत्थर ऐसे साइड में रखे, तो ये क्या थी, मेगालिथिक बरियल थी। ये आपकी ओल्ड बुक में भी दिया हुआ है, पढ़ाया है मैंने, है ना। तो मेगालिथिक बरियल तो समझ में आ रहा है कि भाई हाँ ये मिला है, पास थी। क्लियर? तो कैसे मिला, खोद के पता चली ये चीज़ें। तो ये सारा सब क्या है, ये हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, ध्यान से देख लो। ओरल सोर्सेज, ओरल मतलब मुंह से बोल के आप किसी को बता रहे हो हिस्ट्री के बारे में, ओरल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज, कुछ टेक्स्ट वगैरह में मिल गए। आर्टिस्टिक सोर्सेज, पेंटिंग्स वगैरह, है ना। अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कुछ खुदाई करके स्ट्रक्चर या इंस्क्रिप्शंस के थ्रू मिल गए तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। तो सबको याद रखने की कोई टेंशन नहीं है, कोई लोड नहीं है कि आपको बस सब याद रखना है। ये आपको बता रहे हैं क्योंकि टॉपिक ही हमारा है कि हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है इन सोर्सेज के थ्रू। तो क्या होते हैं सोर्सेज, कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये होते हैं सोर्सेज। ये आपकी बुक में दी हुई है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, सब समझ में आ गया? तो इतनी सारी चीजों के थ्रू हम इतिहास को जानते हैं। ठीक है, चलो। Sometimes the sources confirm each other. The jigsaw pieces match. At other times, sources may give contradictory information. The jigsaw pieces don't match. In which case, they need to decide which source they can trust more. That is how they try to recreate the history of the period they are studying. हमने अभी देखा था ना, इससे पहले क्या चीज समझ रहे थे, ये देख रहे थे कि बेचारे जो हिस्टोरियंस हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बता रहे, किसी बैटल के बारे में बता रहे हैं, है ना, किसी भाई किंग और क्वीन के बारे में बता रहे, कोई ट्रेड के बारे में बता रहे, तो उनको बहुत टाइप के अलग अलग सोर्सेज पर रिलाई करना पड़ता है। मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जितने से जितने ज़्यादा सोर्सेज मिले, जितनों को भी गैदर कर सकते हैं, उनसे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है। कई बार ये सोर्सेज कंफर्म करते कि भाई हाँ मैच हो गए। उनको अगर फॉर एग्जाम्पल 10 जगह से कोई इन्फॉर्मेशन मिली, 5 जगह से कोई इन्फॉर्मेशन मिली, चलो, तो 5 जगह में से 2 जगह की इन्फॉर्मेशन मैच हो गई, 3 जगह की अभी भी अलग आ रही, वो तीनों ही अलग 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 है, 2 से भी अलग है, तो थोड़ा लगेगा कि अरे यार, और या तो मैच हो गई 5 में से 4 बिल्कुल, या 5 की 5 मैच हो गई, तो भाई हाँ ठीक है, सही राह पे हम चल रहे हैं। अब मैच हो गई, अच्छी बात है। और कभी कभार मैच भी नहीं होती, मतलब इन्हें जिक्सॉ के एग्जाम्पल से बताया कि जिक्सॉ के पीस मैच होते हैं तो हमारी पिक्चर जो हम बनाना होता है वो कंप्लीट होती जाती है। अगर जिक्सॉ के पीसेस मैच नहीं करते तो फिर दिक्कत हो जाती है, हमें दूसरा ढूंढना पड़ता है। ठीक है, इन विच केस दे नीड टू डिसाइड विच सोर्स दे कैन ट्रस्ट मोर। अब इन केस में इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें ध्यान रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई किस सोर्स पर हम ट्रस्ट करें। अगर हमें 6 में से जो है 5 सोर्स सही लग रहे हैं, एक गलत लग रहा है, तो वो एक में जाएं, उसकी टेंशन लें कि अरे यार ये एक अलग क्यों है, ये भी मैच होना था ना, ये क्यों इतनी अलग बात कह रहा है ना। तो उनको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है कि किस सोर्स पे वो क्या करें, ट्रस्ट करें। ठीक है, क्योंकि भाई वो हिस्ट्री लिखेंगे, बताएंगे, हम तक वो हिस्ट्री पहुंच रही है, उसमें से जरा सा भी ऊपर नीचे गलत हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। दैट इज हाउ दे ट्राई टू रिक्रिएट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड दे आर स्टडिंग। इसीलिए वो फिर क्या करते हैं, हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की सोचते हैं, है ना, कोशिश करते हैं, ऑफ द पीरियड दे आर स्टडिंग। जिस पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, इवेंट के बारे में, तो उसको रिक्रिएट करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, अच्छा मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, अच्छा इतने टाइम पहले तो यानी उतना सही था, उसके बाद यहाँ से ऐसे पता चला, तो क्या कर रहे हैं, वो रिक्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हम तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। क्लियर हुआ? तो सोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज इन्हीं सोर्सेज के कारण भाई हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, चल। हु कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑल दीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? कौन जो भाई इतने अलग अलग जो हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, उनमें किन किन का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है? कौन कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू ऑल दीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री के जो इतने सोर्सेज हैं उनमें कॉन्ट्रीब्यूशन किस किस का है? कौन है जो उसके लिए काम करते हैं? हिस्टोरियंस देमसेल्व्स। देखो, हिस्टोरियंस तो है ही, जो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज पे रिलाई कर रहे हैं, और हमें क्या पता करके दे रहे हैं, हमें हिस्ट्री पता करके दे रहे हैं, है ना। इतना ज़्यादा सोच रहे, दिमाग लगा रहे कि भाई हाँ ये सही है, ये नहीं है, तो कौन मेहनत करे? हिस्टोरियन तो मेहनत कर ही रहे हैं। बट ऑल्सो आर्कियोलॉजिस्ट भी इसके लिए काम करते, खुदाई वगैरह करके पता करते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिल गए, कॉइन्स मिल गए, है ना, तो ये भी बहुत ध्यान रखते हैं। एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? हु स्टडी एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। अब एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को जो स्टडी करते हैं, अब वो स्टडी करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा, अच्छा अशोका ने अपने पिलर में ये मैसेज कन्वे किया था, कैसे पता चला? अरे भाई किसी ने स्टडी किया होगा तभी तो पता चला होगा ना, वरना ये दिखता कि कुछ है लेकिन क्या है कैसे पता चलता। आज हम पढ़ते कि भाई अशोका ने ये लिखवाया अपने इंस्क्रिप्शंस में, तो कौन बता रहा है इनका मतलब करके, इन्हीं के थ्रू पता चल रहा है ना। ठीक है,
एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज इन देयर कल्चर। अब हम बोलते हैं कि भाई ऐसे उन लोगों का कल्चर ऐसा था, उन लोग उस जमाने में ऐसे थे, खाते पीते थे, है ना, ये उनके भगवान थे, तो कौन पता करके बता रहा है? ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम है। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में। तो हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज, जो ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर को पढ़ने का काम करते, स्टडी करने का काम करते, कौन है वो? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एक्सपर्ट्स इन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस एंड सम मोर। ठीक है, साथ में हम क्या कह रहे हैं भाई, लिटरेचर में और अदर लैंग्वेजेस में और भी बहुत सी चीज़ों में जो एक्सपर्ट होते हैं, सब मिलके ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सब हिस्ट्री को जानने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑल दी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री के सोर्सेज के लिए सबका कंट्रीब्यूशन होता है। चाहे हिस्टोरियन की बात करें, चाहे एपिग्राफिस्ट की बात करें, आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें, सब हिस्ट्री को पता करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन एडिशन, इन द लास्ट 50 years और सो, साइंटिफिक स्टडीज हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। इन एडिशन हमें क्या देखने को मिलता है? इन लास्ट 50 years, बीते 50 सालों में और भी साइंटिफिक स्टडीज, जो साइंटिफिक स्टडीज है, हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। जो साइंटिफिक स्टडी है वो क्या कर रही है? ये भी एक अपना रोल प्ले कर रही है। अगर पास्ट को पता करने, मतलब वैज्ञानिक लोग भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये तो हमने देखा कि ये लोग कर ही रहे हैं काम। साथ में साइंटिस्ट भी हैं जो इन चीज़ों में लगे हुए हैं, जिनके थ्रू हमें क्या है, पास्ट पता चल पा रहा है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर किया कि नहीं किया? फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, बिना किसी भी प्रकार की कंजूसी के। कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, लाइक एंड शेयर, जल्दी जल्दी। क्या करना है आपको? लाइक और शेयर करना है जल्दी जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट लोग कैसे कंट्रीब्यूशन देते हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो क्या दे रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, स्टडीज ऑफ एंशिएंट क्लाइमेट्स, chemical studies of excavated materials and studies of genetics of ancient people have provided fresh insights which supplement the more usual sources। क्या बता रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल किसकी स्टडी? फॉर एग्जाम्पल स्टडीज ऑफ एंशिएंट क्लाइमेट्स, है ना, जो पुराने टाइम पे कैसा क्लाइमेट रहा, आइस एज थी, उसके बाद फिर मौसम थोड़ा सा वार्म हुआ। कौन स्टडी करके बता रहा है? इन्होंने देखा होगा, पता करा होगा। केमिकल स्टडीज ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल्स, जो भी सामान, ऑब्जेक्ट, मटेरियल्स निकले खोद के, उनकी केमिकल स्टडी करी होगी, है ना। एंड स्टडीज ऑफ जेनेटिक्स ऑफ एंशिएंट पीपल हैव प्रोवाइडेड फ्रेश इंसाइट्स विच सप्लीमेंटेड द मोर यूजुअल सोर्सेज। मतलब जो पुराने लोग होंगे उनकी जेनेटिक्स की स्टडी की होगी कि कैसे वो थे, उनके बाद उनकी जनरेशन कैसी थी, वो भी वैसी थी, उनमें कुछ बदलाव आया। ठीक है, हैव प्रोवाइड फ्रेश इंसाइट्स विच सप्लीमेंट द मोर यूजुअल रिसोर्स। जो भाई जो रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, मतलब जिन सूत्रों के थ्रू हमें पता चल रहा है, उसमें ये एड ऑन और हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, and when historians study recent history, which usually means the last 2 or 3 centuries, another source is newspaper. For the last few decades, electronic media, television, the internet can also be consulted। अच्छा, अब साइंटिस्ट ये हेल्प कर रहे हैं, इन्होंने हमें हिस्ट्री पता करने के लिए, ये लोग भी हेल्प कर रहे हैं, इनका भी कंट्रीब्यूशन है। क्लाइमेट कैसा था, है ना, जेनेटिक्स कैसे थे पुराने लोगों के, है ना, केमिकल स्टडीज़ वगैरह। अब और भी जो चीज़ें वो भी हेल्प करती है, जैसे अब अगर हमें हिस्टोरियन जो स्टडी करते हैं रिसेंट हिस्ट्री, रिसेंट मतलब लास्ट 2 और 3 सेंचुरीज, है ना, 2 से 3 सेंचुरीज पुरानी, यानी 200 से 300 साल पुरानी समझ लो। अनदर सोर्स इज न्यूज़पेपर। ठीक है, अब अनदर सोर्सेज है जैसे न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमें जैसे लास्ट फ्यू डिकेड्स, सम डिकेड्स मतलब कुछ 11-12 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन बता दी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें क्या है, इनसे भी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये सब भी जो हिस्ट्री को जानने में रोल प्ले करते हैं, इनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। जेनेटिक्स क्या होते हैं? देखो जेनेटिक्स ये होंगे, जैसे जब हम चैप्टर पढ़े थे तभी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मेरी नानी है, मेरी नानी की भी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं है, शॉर्ट हाइटेड है ना। फिर मेरी मम्मी, उनकी भी लंबी हाइट नहीं, शॉर्ट हाइटेड है। मेरी भी शॉर्ट हाइटेड है, पता नहीं मेरी बेटी टॉल होगी या शॉर्ट हाइटेड होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो चला आ रहा है मेरी नानी, मेरी मम्मी में, ये जेनेटिक
है ना, बोलते ना अरे जेनेटिकल है। अच्छा ये फेयर है, इनके घर में फैमिली में इनकी मम्मी नानी लोग वो भी बहुत फेयर थे, इनके पापा भी फेयर है। अच्छा इनके बाल बहुत अच्छे घने, इनकी ना मम्मी के बहुत अच्छे बाल हैं। आंखें बड़ी, उनकी मम्मी की भी आंखें अच्छी बड़ी बड़ी, पापा की अच्छी आंखें बड़ी बड़ी, क्या बोलते हैं जेनेटिकल। ठीक है, इनके यहाँ तो सब इंटेलिजेंट है, उनकी फैमिली में सभी अच्छे हैं, तो थोड़ा असर तो आता है फैमिली का। जेनेटिक्स समझ में आया, सुना होगा आपने। तो जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अगर जेनेटिक्स को समझे तो जेनेटिक्स क्या है, बेसिकली बायोलॉजी की ब्रांच होती है। ठीक है, दैट स्टडीज हाउ, वो स्टडी करती कि कैसे in plants, animals or human, certain features and characteristics get passed down from one generation to the next. ये जो जेनेटिक्स है, जो बायोलॉजी की ब्रांच है, क्या काम करती है, ये स्टडी करती है, देखती है कि भाई प्लांट्स वन जनरेशन टू अदर, प्लांट है फिर दूसरा प्लांट है, उससे तो क्या इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पास आउट हुए, मतलब पास हुए एक से दूसरे में। एनिमल है, हम बोलते ना अरे जैसे मेरा जो डॉगी था, जो उसकी अब तो उसकी डेथ हो गई है ना, बहुत दुख हुआ था मुझे, पग था वो, तो उसकी मम्मी की भी अच्छी बड़ी बड़ी आंखें, उसके पापा की नहीं थी बड़ी आंखें, और पापा उसका काफ़ी मतलब मस्तीखोर, मम्मी उसकी ऐसी ही सोती रहती थी, तो सेम ये भी ऐसी। वैसे पग तो लेजी होते हैं, उनको जाने इसलिए जाते हैं कि लेजी से होते, बहुत क्यूट क्यूट से होते हैं, है ना। तो वो भी ऐसे सोता रहेगा, जब जब जाओ ऑफिस से जाओ सोया हुआ है, सोया। अब तो खैर है ही नहीं, तो लगता है कि कम से कम सोया तो रहता था तो, है ना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, 7 साल का ही था। अब तो क्या है, हम यही बोलते हैं ना कि अरे उसकी मम्मी भी ऐसी थी, इसलिए वो थोड़ा सा आलसी, पापा जैसा नहीं। तो क्या हुआ, ये देखा कि मम्मी से असर आया उसमें भी, ऐसे सोते रहने का, इस तरीके से। तो ऐसी एनिमल्स में भी हम देखते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि अरे वो एनिमल, उसके भी यहाँ पे थोड़ा सा आँख के नीचे कुछ डॉट है ना, तो जो दूसरा उसका बेटा है या बेटी है, जो भी फीमेल या मेल डॉग है, तो हम देखेंगे पपी जो भी है, बड़ा हो जाएगा डॉग जो भी, तो बोलेंगे इसके भी यहाँ पे सेम ऐसे ही जैसे उसकी मम्मी का। जैसे मेरा ये जो मोल दिखता है यहाँ पे, अब मेरी मम्मी का भी लेफ्ट साइड में थोड़ा नीचे, तो मेरा भी ऐसे ही मम्मी की तरह। मेरी बेटी का भी पत्नी कहाँ होगा पता नहीं मुझे, थोड़ा सा इधर हो जाएगा या हो सकता है राइट साइड चली जाए, पता नहीं, जो भी है। तो ये क्या है, जेनेटिक्स। तो ये जो बायोलॉजी की जो ब्रांच है जेनेटिक्स, वो स्टडी करने का काम करती है कि ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। तो कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है हिस्ट्री को स्टडी करने में, हिस्ट्री के लिए सोर्सेस, मतलब जो एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इतने सारे लोग हैं। चलो, द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, ये जो ह्यूमन बींग्स है, इनकी जो हम भी हैं, मतलब ये जो पुराने अर्ली ह्यूमन बींग्स है, कैसे हिस्ट्री की शुरुआत हुई। मॉडर्न ह्यूमंस, होमोसेपियंस, क्या बोला जाता है, होमोसेपियंस बोलते हैं, है ना, बायोलॉजिकल टर्म में साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस, हैव वॉक्ड द प्लेनेट फॉर अबाउट 3 लाख ईयर्स। ये आए थे भाई प्लेनेट में लगभग 3 लाख सालों पहले, है ना, 3 लाख सालों पहले ये हमारे प्लैनेट, हमारे अर्थ, हमारी पृथ्वी, है ना, हमारे ग्रह में हमें देखने को मिले थे, आए थे। This appears to be a very long time, yet it is only a tiny fraction of the Earth's history. ये देख के ऐसा लगता है कि अरे कितने पहले के, बहुत पहले के, लेकिन हमारी अर्थ की जो शुरुआत की बात करें, जो हमारी अर्थ की जो हिस्ट्री, जो कि बहुत 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 बड़ी हमारी अर्थ की हिस्ट्री है, तो उसका तो एक छोटा सा ही पार्ट है, उसका क्या है, एक छोटा ही पार्ट है। हम सोचेंगे ना अरे इतना पुराना, इतने पहले का, तो उसका क्या है, एक छोटा सा ही पार्ट है, हिस्सा है। लेट अस हैव अ क्विक लुक एट आवर अर्ली हिस्ट्री। हम हमारी जो हिस्ट्री है, अर्ली हिस्ट्री, उस पर एक थोड़ा सा मतलब क्विक लुक उसके बारे में देखते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। अर्ली ह्यूमंस फेस्ड मैनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर एंड लिव्ड इन बैंड्स और ग्रुप्स टू हेल्प ईच अदर। जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं, उन्होंने भाई बहुत से चैलेंजेस फेस करे हैं, है ना, नेचर से, और लिव्ड इन बैंड्स और ग्रुप्स टू हेल्प ईच अदर। अगर हम बात करें अर्ली ह्यूमन बींग्स की, तो हम सोचेंगे कि वाह बढ़िया है, ना जॉब की टेंशन, एजुकेशन की टेंशन, नहीं भाई, सर पे छत तो होती नहीं थी, है ना, कि भाई राशन आ रहा है डेली डेली, मतलब डेली डेली बोल रही हूँ, मंथ में राशन आ रहा है, बढ़िया दूध वगैरह आ रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत करनी पड़ती थी, शिकार करना पड़ता था, है ना, पहनने को भी जानवर की खाल पहन ली, पत्ते मान ली, ये सब चलता रहता था। तो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने नेचर से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए। कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, कुछ भी हो गया, तो झेलते थे बेचारे। ऐसे तो घर पक्का मकान तो कुछ था नहीं, ठीक है ना, छाता है ना कुछ भी है, या भाई ठंडी का सीजन है तो स्वेटर वगैरह पहन ली, शॉल ओढ़ लिया, क्लियर। और कैसे रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे, है ना, एक दूसरे के साथ ग्रुप्स में रहते थे। कब आए थे, 3 लाख ईयर्स अगो। चलो, ये क्या है, जो हम अर्ली ह्यूमन बींग्स की बात करें ना, जैसे इस तरीके से। अब
They were constantly seeking shelter and food and were mainly hunters and gatherers. ये क्या करते थे भाई, शेल्टर और फूड के लिए कॉन्स्टेंटली तलाश में भाई रहते थे, है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने बोला ना कि भाई मंथ में जैसे पापा मम्मी राशन खरीद के ले आते तो बस अब चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो कॉन्स्टेंटली ये क्या करते थे, ये भी भाई फूड वगैरह की तलाश में लगे रहते थे। एंड वर मेनली हंटर्स एंड गैदरर्स। कैसे खाना मिलेगा, खाना मिलेगा कैसे भाई, हंटिंग करके, शिकार करके, है ना। कच्चा मांस खाएंगे, फिर उसके बाद जब आग का आविष्कार हुआ, फायर की डिस्कवरी हुई, तो भाई आग में पका के खा रहे हैं। तो कॉन्स्टेंटली वो हम कह सकते ज़्यादा करके जो थे, है ना, जो मेनली हमें देखने को मिलेंगे हंटर और गैदरर्स थे। ठीक है, क्लियर हुआ। This means that they relied on hunting and collecting edible plants and fruits for their survival. इसका मतलब ये है कि किस पर रिलाई करते थे, ये किस पे जीते थे भाई, हंटिंग पे, है ना, और कलेक्टिंग एडिबल प्लांट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर सर्वाइवल। अपनी सर्वाइवल के जो भी इनको प्लांट्स और फ्रूट्स जो भी मिलते थे फॉरेस्ट, वैसे जंगलों में ही रहते थे, ऐसा तो कुछ था नहीं कि शहरी एरिया, गाँव का एरिया, जंगलों का एरिया, ऐसा तो था नहीं, है ना। तो जो भी इनको पेड़ पौधों से मिल रहा है उससे ले लिया, है ना, और हंटिंग करके, तो मेनली इसी पर ही ये रिलाई करते थे, ये इनका मेजर खाना पीना चलता था। Our early ancestors also had certain beliefs about the natural elements and possibly also some notion of afterlife. हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो हमारे ancestors रहे हैं, उनका भी जो है कुछ आस्थाएं रही हैं, है ना। आस्थाएं रही किस चीज़ से रिलेटेड, अबाउट द नेचुरल एलिमेंट्स एंड पॉसिबली ऑल्सो सम नोशन ऑफ आफ्टर लाइफ। किसमें भाई, जो नेचुरल एलिमेंट और जो आफ्टर लाइफ की भाई ज़िंदगी के बाद, है ना, अगले जन्म में या मरने के बाद भी कुछ है। जैसे आफ्टर लाइफ, अ लाइफ दैट बिगिंस आफ्टर डेथ, ऐसी ज़िंदगी जो मरने के बाद शुरू होती है। हम बोलते हैं ना, अरे कोई बात नहीं, जो है मर गया, डेथ हो गई, कोई बात नहीं, दूसरा जन्म मिल जाएगा, इस टाइप की चीज़ें जो बोली जाती है ना, जैसे खास करके अभी के लोग तो नहीं बोलते, पुराने लोगों से ही हमें सुनने को मिलती है ना। क्लियर हुआ। ठीक है, तो क्या हम देख रहे हैं कि भाई बहुत चैलेंजेस इन्होंने नेचर से फेस करे हैं, प्राकृतिक आपदाएं, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा ठंड हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा, एनिमल्स का डर, जो भी है, पर इन्होंने सहा, है ना, रहे और ग्रुप्स में रहते थे। इतना आसान नहीं था ऐसी ज़िंदगी जीना, शेल्टर कुछ नहीं। अब भाई शेल्टर के लिए कंटिन्यूसली भाई कुछ ना कुछ लगे रहते थे ढूंढने में, और हंटिंग गैदरिंग पे रिलाई करते थे कि भाई जो है शिकार करो और जो भी प्लांट्स वगैरह से जो भी मिले वो खाओ अपनी सर्वाइवल के लिए। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। These groups lived in temporary camps, rock shelters or caves and communicated with each other using languages that are now lost. अब ये कैसे रहते थे, ये टेम्पररी कैंप्स में रहते थे, जैसे कैंप जैसे हो गया टेम्पररी, है ना। रॉक शेल्टर जैसे आप इमेज वगैरह भी देखते हो सकता है कभी कहीं ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस घूमने भी गए हो, जैसे भीमबेटका वगैरह जाना, तो रॉक ऐसे जो है चट्टानों के शेल्टर से ऐसे दिखेंगे, है ना, केव्स, गुफाएं दिखेंगी कि लगेगा कि अच्छा यहाँ रहते थे। भीमबेटका जाना, है ना, मैं भी कुछ टाइम पहले घूमने गई थी, तो वहाँ पे आपको पेंटिंग्स भी उनकी बनी हुई दिखेगी, जैसे यहाँ पे पेंटिंग्स बना रहे ना, ये जैसे रॉक्स में कोई खाना बना रहा है, कोई टूल्स बना रहा है ना, यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं, तो यही तो पेंटिंग्स हम देखते हैं जो अब हमें देखने को मिलती है, जिसको देखने के लिए हम बड़े अच्छे से जाते हैं, है ना। तो इस टाइप की पेंटिंग इन्होंने तो मजे में बना ली कि चलो यार ठीक है पेंटिंग बना रहे, टाइम पास कर रहे, लेकिन यही पेंटिंग्स को देखने हम बड़े शौक से जाते हैं कि देखो उस ज़माने के लोगों ने बनाई और आज हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हमसे, ठीक है, तो टेम्पररी कैंप्स में रहते थे, रॉक शेल्टर्स और केव्स में रहते थे, एंड कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर यूजिंग लैंग्वेज दैट आर नाउ लॉस्ट। अब क्या करते थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, बातें करते थे, और ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते थे जो आज जो हमें सुनने को देखने को नहीं मिलती, उनके ज़माने की जो भी इनकी भाषा रही होगी, है ना। ऐसे तो थे नहीं बेचारे कि एटिकेट्स वाले कि बिल्कुल सब इनको आता है बात करना, इंग्लिश बोल रहे हैं बढ़िया, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो जो भी इनकी लैंग्वेज रहती थी उसमें बात करते थे। हमने एक चीज़ देखी थी ना, एक ग्रुप्स में रहते थे, बैंड्स में, तो देखो सब ये ग्रुप्स में सब साथ में ही दिख रहे हैं ना, है ना। आजकल क्या है, एक घर में 4 लोग ही दिखेंगे, यहाँ पे सब मिलजुल के रह रहे हैं। क्लियर, चलो। They used fire and started making objects that made their lives easier. वो क्या यूज़ करने लगे भाई, फायर को यूज़ करने लगे, आग का यूज़ करा, आग के कारण उनका खाना पीना पकने लगा, बढ़िया उन्हें समझ में आया कि भाई इससे तो खाना टेस्टी हो जाता है। स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्ट्स बनाने लगे, दैट मेड देयर लाइफ ईजियर, जिसके कारण इनकी लाइफ कैसी बन गई भाई, बहुत ईजी बन गई, है ना। लाइक इम्प्रूव स्टोन एक्सेस, ब्लेड्स, एरोहेड्स एंड अदर टूल्स। अब शिकार वगैरह करने के लिए, है ना, मांस वगैरह काटने के लिए, और भी चीज़ें, कटिंग वगैरह, जिन भी चीज़ों के लिए क्या करने लगे, अपने टूल्स को क्या करते थे,
समझ में आ गया उन्हें कि भाई इनको क्या करना है, इनको भाई नुकीला बनाना है, इनको कुछ शेप देना है ताकि शिकार हंटिंग वगैरह में हेल्पफुल हो। आग से काफ़ी इनको हेल्प मिलने लगी, चाहे खुद को थोड़ा गर्म रखना हो, चाहे खाने को पकाना हो, या अंधेरे में जाना हो कहीं गुफा वगैरह में, तो आग से उन्हें दिखने लगा कि भाई हाँ इससे रोशनी आती। तो काफ़ी थोड़ा थोड़ा चीज़ें, जैसे जैसे इनको धीरे धीरे नॉलेज बढ़ रहा था तो इनकी लाइफ थोड़ी थोड़ी ईजी हो रही थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने देखी थी काफ़ी चैलेंजिंग थी, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव होने लग गई। ठीक है। Aspects of their life are visible in rock paintings found in hundreds of caves all over the world. इनकी लाइफ के एस्पेक्ट्स, कैसे जीते थे, कौन से एनिमल्स उस जमाने में थे, सब ये पेंटिंग में बना देते थे, है ना। क्या करेंगे, बोर हुए, रुके हुए, तो चलो बना दिए कि भाई यहाँ पे जो है मैं हूँ, यहाँ पे दूसरे बैठे, यहाँ पे एनिमल है 4 पैर वाला, ऐसे कैसे करके, है ना, मैं तो ऐसी बनाऊंगी। आप बोलोगे एनिमल तो कहीं से कुछ दिख ही नहीं रहा, फिर भी थोड़ा सा जो है क्या दिख रहा है पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। यूएफओ टाइप नहीं, जो एलियन की जो आती है ना, स्पेस से जो आती है ना, स्पेस जो है एलियन लेकर आते, सॉरी, उनकी जो रहती है। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इनकी लाइफ के बहुत से एस्पेक्ट जो उन्होंने उस टाइम पे जो देखते हैं, वो काम करते हैं, वो सब वो क्या करते हैं, पेंटिंग्स में डेपिक्ट करते हैं, पेंटिंग्स में बनाते हैं। वही पेंटिंग्स देख के हमें समझ में आता है। जैसे अब हमने यहाँ देखा कि ये क्या करें भाई, बैठे कुछ तो काम करें फायर में, है ना, ये क्या करें, हथियार को नुकीला वगैरह कर रहे हैं बढ़िया से, है ना, तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं भाई, बढ़िया सी पेंटिंग बना रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, आगे जाके यही लोग आके हिस्टोरिकल प्लेसेस में हमारी इन पेंटिंग्स को देखेंगे, तो पेंटिंग्स बना रहा हूँ मैं उनके लिए, ताकि वो समझ पाए कि मैं बना क्या रहा हूँ। ये देखो इस तरीके से, है ना, ये अलग ही आपको दिख रहे हैं, ये एनिमल्स बना रहे हैं, गाय वगैरह जो भी उस टाइम के होंगे एनिमल्स। ठीक है, क्लियर। चलो, some of those paintings depict simple figures or a few symbols, others are more detailed and represent scenes with animals or humans. अब कुछ जो पेंटिंग्स हैं, जो कुछ पेंटिंग्स हैं वो दिखाएंगे भाई सिंपल फिगर्स, है ना, सिंपल से कुछ फिगर्स मिलेंगे, सिंपल सिंबल्स हमें देखने को मिल जाएंगे, और अदर्स, और कुछ तो ऐसी डिटेल रहेंगी जो ऐसे सीन्स दिखाएंगी विद एनिमल्स और ह्यूमंस, है ना, जिसमें दिख रहा है, जैसे हमने वो पेंटिंग अब भी देखी, उसमें दिख रहा है कि भाई हाँ एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो कुछ ऐसी रहेंगी डिटेल्ड, और कुछ सिंबल बने होंगे, कुछ भी ऐसा सिंबल बना दिया जिसको हम सोचेंगे भाई ये सिंबल का है। उनकी मर्जी, उनने जो बनाया होगा। अब वो बोल रहे हैं वो हम तो बना के चले गए, तुम देखो, तुम पढ़ो, तुम तो एडवांस लोग हो गए हो ना, टेक्नोलॉजी आ गई है तो पढ़ो, हमने तो बना दिया है। ठीक है। In time, these early humans learned to make simple ornaments such as stone or shell beads, pendants made of animal teeth, and sometimes exchange them with other groups. In time, ये जो early human beings हैं, early humans हैं, learn to make simple ornaments. मतलब वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ग्रो करे। तो अब क्या सीख लिया उन्होंने, ये जो अर्ली ह्यूमंस है, इन्होंने क्या सीख लिया भाई, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, सिंपल और जो है ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स बनाने लग गए, है ना, स्टोन से, शेल बीज से, पेंडेंट से, मेड ऑफ एनिमल टीथ, या जैसे पेंडेंट बन रहे हैं, तो पेंडेंट क्या, किसके जो पेंडेंट रहता है ना, जैसे लॉकेट उसका पेंडेंट, तो वही एनिमल, जानवर के टीथ से बना लिया। एंड समटाइम्स एक्सचेंज देम विद अदर ग्रुप्स, और कई बार जो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, एक्सचेंज करते थे, किसी दूसरे ग्रुप को दूसरे ने दे दिया, फिर दूसरे ने दे दिया, इस तरीके से। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे। पहले हमने देखा चैलेंजिंग लाइफ है, फिर फायर की डिस्कवरी हो गई, है ना, फिर क्या करने लगे भाई, टूल्स वगैरह बनाने लग गए, अब धीरे धीरे ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने लग गए। तो शुरुआत हो रही, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी मतलब इनके लेवल की जो है चीज़ें थोड़ा सा इंप्रूव हो रही हैं। क्लियर। चलो, द फर्स्ट क्रॉप। अब पहले कौन सी क्रॉप्स आई थी, जो फर्स्ट क्रॉप्स हैं, ये जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं ना, फसलों की कटाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्रॉप्स, over long ages the earth's climate has gone through many changes, है ना, बहुत जो है हमें देखने को मिलता है। अगर हम बोलेंगे आज जो क्लाइमेट है हमारे अर्थ का, पहले भी ऐसा था तो नहीं। अगर हम कहेंगे कि हमारे अर्थ का अर्थ का जो क्लाइमेट है ना, जलवायु जो आज भी ऐसी थी कि ठंडी गर्म चल रही, ठीक है, सीजन चेंज होते, नहीं, पहले ऐसा नहीं था, बहुत चेंजेस आए हैं। द अर्थ क्लाइमेट हैज़ गॉन थ्रू मैनी चेंजेस, अर्थ के क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जब हम स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग में हम क्या देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे ना कि टाइमलाइन बिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स अगो, फिर हमने टाइमलाइन भी देखी थी। टाइमलाइन में हमने क्या देखा था, आइस एज देखा था, आइस एज आया था। आइस एज में क्या था, आइस एज मतलब बर्फी बर्फ, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल ड्राई बर्फ। फिर उसके बाद एंडिंग ऑफ आइस एज खत्म हुई। अगर वही क्लाइमेट अभी भी होता तो आज भी आइस एज होती, हम सर्वाइव कर पाते क्या, जो भी एनिमल्स है, जो भी लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, क्या वो सर्वाइव कर पाते इतनी एक्सट्रीम जो है ठंडी लोकेशन में, क्लाइमेट में? नहीं।
पॉसिबल नहीं है। तो क्लाइमेट में थ्रू आउट दी जो इवोल्यूशन हुआ है अर्थ धीरे धीरे, तो क्लाइमेट में भी चेंजेस आए हैं। जैसा पहले था वैसा अभी हमें क्लाइमेट मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। At certain times it was very cold and much of the earth was covered with ice. This is called an ice age. एक टाइम पे कैसा था कि बहुत ही ठंडा था, है ना, बहुत सा जो अर्थ का हिस्सा था किससे कवर्ड था, आइस से। किससे कवर्ड था, आइस से, बर्फ से ढका हुआ था। दिस इज कॉल्ड एन आइस एज, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं आइस एज। एज यू विल लर्न इन ग्रेटर डिटेल इन साइंस, जिसके बारे में आप साइंस में थोड़ा और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक टाइम ऐसा था कि अर्थ में बिल्कुल ठंडी ठंडी थी, बिल्कुल कोल्ड था, आइस एज था। लेटर व्हेन द क्लाइमेट वार्म्ड अप द आइस पार्टली मेल्टेड। अब तो आइस एज नहीं है, यानी बर्फ पिघली होगी। अब जब थोड़ा सा क्लाइमेट वार्म हुआ, क्लाइमेट गर्म हुआ, क्लाइमेट गर्म होगा तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगी। When the climate warmed up, this ice partly melted. ये जो आइस है भाई मेल्ट होने लग गई। And the resulting water swelled the existing rivers and eventually drained into ocean. अब क्या भाई, ये जो रिवर है, जो पहले तो बर्फ पिघली, बर्फ पिघल के क्या गई, बर्फ मेल्ट हुई। अब जो पानी है वो रिवर में चला गया, और नदी एट लास्ट क्या होती, नदी क्या होती भाई, समुद्र में जाके मिल जाती, महासागरों में जाके मिल जाती। The last ice age lasted from over 1 lakh years ago to around 12,000 years ago, है ना। बोल रहे हैं जो आखिरी जो आइस एज कितना चला था, कितना लास्टिंग था, कितना टाइमलाइन रहा है उसका, 1 lakh years ago to around 12,000 years ago। यानी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आइस एज था, फिर बर्फ पिघली, नदियों में गई और नदी का पानी ओशंस में चला गया, है ना। तो क्या जो क्लाइमेट तब था अब है, नहीं, अब तो चीज़ें काफ़ी अलग हो गई। चलो, आफ्टरवर्ड्स लिविंग कंडीशंस इम्प्रूव्ड फॉर ह्यूमंस। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट से हम बोलते हैं ना खेती बाड़ी, ह्यूमन की सर्वाइवल में बहुत फ़र्क पड़ता है। हम जो काम कर रहे हैं लाइवलीहुड के लिए, हमारे लिए, वो किस लिए, किस मतलब उसमें इम्पैक्ट किसका है, क्लाइमेट का भी इम्पैक्ट पड़ता है ना। अगर बहुत ठंड होगी तो क्या फसलें उग पाएंगी, या बहुत गर्मी होगी तो फसलें उग पाएंगी, एग्रीकल्चर हो पाएगा, इवन हम सर्वाइव कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल। तो धीरे धीरे क्या हुई, लिविंग कंडीशन इंप्रूव हुई, फेवरेबल होने लगी थोड़ा सा ह्यूमन बींग्स के लिए, है ना। अब ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल था। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स। अब हमने क्या देखा, जब हम बिगनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री का टॉपिक देख रहे थे अभी लास्ट में, है ना, इससे पहले तो हमने देखा कि पहले फायर की डिस्कवरी हुई, हंटिंग गैदरिंग करते थे, धीरे धीरे क्या सीख गए भाई, धीरे धीरे टूल्स वगैरह बनाना सीख गए, टूल्स बनाने के साथ साथ ऑर्नामेंट्स बनाना सीख गए, ग्रुप्स में जो है रहते थे, यानी थोड़ा थोड़ा माइंड डेवलप हो रहा था। माइंड डेवलप हुआ तो उन्होंने सोचा यार हंटिंग गैदरिंग कर करके कब तक काम चलाएंगे। उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, अब जैसे उन्हें लगा कि भाई जो मौसम है वो कैसा है, फेवरेबल है, जो मौसम है कैसा है वो फेवरेबल है, तो क्या समझ गए कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सेटल डाउन होना चाहिए, एक जगह पे रहना चाहिए और एग्रीकल्चर शुरू कर देना चाहिए, सीरियल्स और ग्रेन्स का। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज कैटल्स, गोट एट्सेट्रा। उन्होंने भाई जानवरों को पालना शुरू कर दिया। क्या कर दिया भाई, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। जानवरों में कौन कौन, जैसे कैटल, गाय भैंस वगैरह, है ना, और गोट्स जैसे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं इस तरीके से, शीप है ना। With more food available, these communities grew in size and number and often settled down near rivers. अब जैसे जैसे भाई अच्छा खासा खाना इनको अवेलेबल होने लग गया, समझ गए सेटल होना है, फसलें उगानी है, कैटल्स पालनी है, गोट पालनी है, these communities grew in size, और बड़ी बड़ी होने लगी, ये जो कम्युनिटीज़ हैं और फैलने लग गई, और बड़ी होने लग गई साइज और नंबर में, and often settled down near rivers, और ये नदियों के पास, है ना, रिवर्स के पास सेटल होने लगी। जैसे इनका घर है, इतने सारे लोग हमें दिख रहे हैं, ये क्या है, रिवर के पास है, पानी के पास है, तो यहाँ पानी के पास क्या होने लग गए, सेटल होने लग गए। क्यों होंगे पानी के पास सेटल, क्या रीजन हो सकता है, पानी के पास सेटल क्यों होंगे, पानी पीने को खूब सारा मिलेगा, नहीं भाई, उस पानी से क्या होगा, उस पानी से एनिमल्स की नीड, भाई एनिमल भी ड्रिंकिंग करेंगे, इवन खुद के लिए भी चाहिए, वॉशिंग क्लीनिंग के लिए, है ना, वो पीने के लिए भी चाहिए, उसके बाद फसलों के लिए भी चाहिए, तो पानी की तो ज़रूरत पड़ती है। और जो पानी के पास की ज़मीन होगी वो कैसी होगी, अच्छी फर्टाइल लैंड भी होगा, खेती बाड़ी भी अच्छी हो सकेगी वहाँ पे, ठीक है। This was not only because of the availability of water but also because the soil would be more fertile there. अब सिर्फ ऐसा नहीं कि वो रिवर्स के पास इसलिए रह रहे हैं क्योंकि पानी ही पानी है, इसीलिए भी क्योंकि यहाँ के पास की जो मिट्टी है, सॉइल है, वो कैसी रहेगी, उपजाऊ रहेगी, बढ़िया फर्टाइल रहेगी। अब उपजाऊ मिट्टी यानी फसल अच्छे से बोई जाएगी। हम बोलते हैं ना कि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी अच्छी नहीं है तभी प्लांट नहीं हो रहा। जैसे पापा मम्मी कभी कोई प्लांट लाते होंगे तो बोलते होंगे ना अरे मिट्टी बदलनी है,
सुना होगा आपने। क्यों भाई? मिट्टी पुरानी हो जाती है, खराब हो जाती है ना, इनफर्टाइल हो जाती है, फर्टिलिटी लूज हो जाती है, तो कैसी मिट्टी चाहिए होती? फिर से अच्छी क्वालिटी की मिट्टी चाहिए होती, तभी तो मिट्टी बदली जाती है। अब यहाँ पे मिट्टी कैसी है? फर्टाइल। इट मेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ईजियर, जिसके कारण भाई जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं ईजिली हो जाती है ना, अच्छे से हो जाती हैं, अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स ग्रो होती हैं। तो यहाँ पानी के पास रहने का सिर्फ रीज़न यही नहीं है कि पीने वगैरह को मिल रहा है पानी, पानी मिट्टी भी जो यहाँ की कैसी रहती है? फर्टाइल रहती है ना। और फर्टाइल जो है सॉइल रहेगी तो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए एक अच्छी कंडीशन रहेगी। ठीक है, चलो। As communities grew, so did their social complexity. जैसे जैसे हमने देखा ना फूड वगैरह अवेलेबल होने लगे तो कम्युनिटीज क्या होने लग गई? स्प्रेड होने लगी, बड़ी होने लगी साइज में। अब जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो हुई, बड़ी, तो सोशल, सामाजिक जो है जटिलता और बढ़ने लग गई, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लग गई। लीडर्स और चीफटन्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। इससे पहले ऐसा कोई नहीं था कि अरे हमारे गांव का नेता है, हमारे टाउन का नेता है, हमारे एरिया का नेता है, ऐसा कुछ नहीं था। अब लगने लग गया कि भाई हाँ कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग, भाई जो है धीरे धीरे सोशल जो है कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही हैं। तो अब क्या होने लग गए? हम देखने लग गए कि भाई लीडर्स का रोल आने लग गया कि कोई नेता होना चाहिए, चीफ होने चाहिए, है ना, जो क्या करें, जो उनके एरिया के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनके अच्छे के लिए, वेलबींग का जो ध्यान रखे। ठीक है, एंड एवरीवन कलेक्टिवली वर्क टुवर्ड्स द कम्युनिटीज़ वेलफेयर। और भाई साथ में सब मिलके क्या करें भाई? अपनी कम्युनिटी के लिए मिलके, ताकि कम्युनिटी का अच्छा हो, है ना, ग्रो करे, सब खुश रहें, खुशहाल रहें, तो सब साथ में मिलके काम करें। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था? इतनी, मतलब आप देख सकते हो कहाँ हंटिंग गैदरिंग करने वाले लोग, कच्चा मांस खाने वाले लोग, है ना, अब इतने जो है दिमाग वाले हो गए थे। तो धीरे धीरे इनका जो है माइंड भी डेवलप हो रहा था, समझ गए थे कि घर क्या होता है, खेती बाड़ी क्या होती है, साथ में मिलके रहना क्या होता है। भाई अगर कोई हो हमारे कम्युनिटी में तो कोई लीडर भी होना चाहिए जो हमारा ध्यान रखे। For example, there was no sense of individual ownership. The lands were collectively sown and harvested. मतलब ऐसा नहीं था कि मेरी जमीन है तेरी जमीन है, पहले तो जमीन का कोई केस ही नहीं था, है ना। धीरे धीरे माइंड ग्रो हुआ तो खेती करने लग गए। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी ज़मीन है तेरी ज़मीन है, साथ में मिलके ही फसलें उगाते थे, है ना। जो भी ज़मीन है उसमें साथ में मिलके फसलें उगा रहे हैं और साथ में ही मिलके हार्वेस्ट कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, कोई भी तेरा मेरा का रोल इसमें है ही नहीं। ठीक है, ऐसा होता था। अब वेलफेयर का मीनिंग क्या है? तो वैसे आपको पता ही होगा, हम बोलते हैं ना कि पब्लिक वेलफेयर के लिए करना है, पब्लिक के अच्छे के लिए, भले के लिए। वेलफेयर मतलब हेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड वेलबींग। हेल्थ अच्छी हो, प्रोस्पेरिटी हो, वेलबींग के लिए, अच्छे के लिए। ठीक है, वेलफेयर। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। तो हमें फर्स्ट क्रॉप्स के जरिए में बताया जा रहा है कि कैसे कैसे ये लोग डेवलप हो रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, इनका माइंड ग्रो कर रहा है। क्लियर? चलो। As time went by, hamlets grew in sizable villages that exchanged goods, mostly food, clothing and tools. जैसे जैसे वक्त बीतता गया, hamlets ना कि हेलमेट्स, हैमलेट्स देख लो नीचे, इसीलिए यहाँ पे दिया है, अ स्मॉल सेटलमेंट और स्मॉल विलेजेस। हैमलेट्स का मतलब होता है स्मॉल सेटलमेंट और स्मॉल विलेज, छोटा सा गांव, है ना, बड़ा सा नहीं, छोटा सा गांव। अब ये जो स्मॉल हैमलेट्स हैं, ये छोटे छोटे गांव हैं, अब बड़े बड़े गांव में बदलने लग गए। दैट एक्सचेंज गुड्स, मोस्टली फूड, क्लोथिंग एंड टूल्स। जो क्या करने लग गए भाई? गुड्स को एक्सचेंज करने लग गए, जैसे फूड हो गया, है ना, क्लोथिंग हो गया, टूल्स, एक दूसरे से एक्सचेंज करने लग गए। पहले ऐसा तो था नहीं, पैसे वैसे का कुछ तो था ही नहीं, तो बार्टर सिस्टम बार्टर सिस्टम जैसा, मैंने क्रॉप्स ग्रो करी, आपको दे दी, आपने उसके बदले मुझे ऑर्नामेंट्स दे दिए, है ना, मैंने आपको क्लोथ्स दे दिए, उसके बदले आपने मुझे कुछ वेपन्स, टूल्स दे दिए। ऐसा चलता था। धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। स्लोली नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज वर एस्टैब्लिश्ड अमंग दोज विलेजेस एंड सम ऑफ देम ग्रू इनटू स्मॉल टाउन्स। अब धीरे धीरे क्या होने लग गया? जो नेटवर्क था इनके बीच में कम्युनिकेशन का और एक्सचेंज का, वर एस्टैब्लिश होने लग गया अमंग दोज विलेजेस एंड सम ऑफ देम ग्रू इन स्मॉल टाउन्स। और कुछ तो क्या बनने लगे भाई? धीरे धीरे विलेज से टाउन में बदल गए, है ना। अब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा था, है ना, एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे थे और क्या कर रहे थे? कम्युनिकेशन एक्सचेंज हो रहा था। न्यू टेक्नोलॉजी अपीयर्ड, मतलब अब आप समझ लो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी दिखने लग गई, देखने को मिलने लग गई। फॉर एग्जाम्पल पॉटरी, फॉर मेकिंग पॉट्स एंड अदर क्ले ऑब्जेक्ट्स एंड द यूज ऑफ मेटल, कॉपर, फर्स्ट आयरन लेटर विच हेल्प मेक ड्यूरेबल टूल्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज एंड ऑर्नामेंट। ये क्या मिलने लगे भाई? नई नई टेक्नोलॉजी अपीयर हुई, जैसे पॉटरी देखने को मिलने लगी, घड़े वगैरह, पॉट्स मिलने लग गए, क्ले के ऑब्जेक्ट्स आने लग गए, और ज़्यादा चीज़ें, है ना, डेवलप, क्रिएटिव चीज़ें, आर्टिस्टिक चीज़ें। कॉपर, मेटल कैसे बनने लगे? मेटल के जैसे कॉपर पहले आया, आयरन बाद में आया,
विच हेल्प मेक ड्यूरेबल टूल्स। अब पहले बोन्स और वुड से बनाते थे, तो ये जो मेटल्स के थ्रू अब ऐसे टूल्स बनने लगे जो ड्यूरेबल, लंबे समय तक चले। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज एंड ऑर्नामेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो डेली यूज में काम आ रहे, यूटेंसिल्स और ऑर्नामेंट्स, वो सब बनाने लगे। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, ठीक है। चल, we will see in chapter 6 how this stage prepared for the emergence of what is called civilization. For now, it is important to remember that this early progress of humanity had to face many challenges. है ना, हम जो कह रहे हैं ना, क्रॉप्स वगैरह उगाने लगे, सेटल लाइफ जीने लग गए, तो इतना आसान नहीं था। हर चीज़ में धीरे धीरे वक्त लगा है। जैसे हमने देखा अभी कि पहले जंगलों में रह रहे थे, उसके बाद विलेजेस, फिर टाउन्स, फिर बड़े बड़े इनके ग्रुप्स बनने लग गए, है ना, चीज़ें गुड्स एक्सचेंज करने लग गए, तो धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे। तो हमें क्या बोल रहे हैं कि हम जो है इसको और अच्छे से चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि कैसे ये जो स्टेज प्रिपेयर हुआ, किस चीज़ के लिए। जब हम कहेंगे जिसको कि सभ्यता कैसे आई, सिविलाइजेशन कैसे हुआ, तो धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होती है ना, तो वो हम चैप्टर 6 में इसका समझ लीजिए, आगे का स्टेप पढ़ेंगे, ये समझ लीजिए। फॉर नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना, दिस अर्ली प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी हैड टू फेस मैनी चैलेंजेस। ये जो प्रोग्रेस हुई ह्यूमैनिटी की है ना, अर्ली टाइम की हम बात करें, अर्लियर टाइम की, तो इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स, इन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़े। At some critical times, humanity could have almost disappeared as some earlier species did. अब critical times में, वो जब ऐसे हालात रहे बहुत ही बुरे बेकार, तो उस टाइम पे मतलब बहुत ही नाजुक कंडीशंस, ये समझ लीजिए, तो ह्यूमैनिटी कुड हैव ऑल्सो डिसअपियर्ड। मतलब जो कुछ ह्यूमैनिटी थी, जो कुछ लोग थे उस टाइम पे, कहेंगे वो भी डिसअपियर हुए, और कुछ जो स्पीशीज़ थी उस वक्त में, उस ज़माने में, वो भी गायब हुई, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तब ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ ना, कुछ भाई ऐसा कुछ भी खास था, है ना। We will never know those early humans to whose courage and persistence we owe our existence today. हम उनको कभी नहीं ऐसे जान पाएंगे, उन ह्यूमन बींग्स को भाई, जिनके कारण, जिनके करेज है ना, जिनके परसिस्टेंस के कारण आज हम जो चीज़ें देख रहे हैं, तो इन्वेंशन या कुछ भी चीज़ की शुरुआत तो उन पुराने लोगों ने ही की ना। आखिर आज जो हम फायर की बात करते हैं, व्हील की, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी चीज़ें, शुरुआत तो थोड़ी वहीं से हुई, ठीक है। चलो, अब बिफोर वी मूव ऑन, इससे पहले हम आगे बढ़ें, एंडिंग पे करें, We have explored some ways to learn more about our past. हमने क्या करा, एक्सप्लोर करा बहुत से वेज, किस चीज़ के लिए, हमारे पास्ट को जानने के लिए बहुत से तरीके हमने क्या करे, एक्सप्लोर करें। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टाइम लाइन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स। जो कॉन्सेप्ट था किसका, टाइम लाइन का, उसने क्या करा, हमें हेल्प करा टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स, है ना। जो अलग अलग टाइम्स में जो सीक्वेंस थे, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, उनके बारे में जानने के लिए। जैसे हमने देखा ना, पूरा सीक्वेंस हम जान रहे हैं, कब कब क्या हुआ। जो हमने देखा BCE, जो बिफोर कॉमन एरा था, बिफोर क्राइस्ट, BC जो हम बोलते हैं, उसके बाद जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो हम CE लेते, कॉमन एरा रहते हैं, जिसको एनो डोमिनी भी कहते हैं। तो पूरा टाइमलाइन हमने समझा। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग टाइम, हमने ये देखे अलग अलग जो वेज हैं हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, चाहे हम ईयर्स की बात करें, डिकेड्स की, भाई 10 साल का पीरियड है, सेंचुरीज की बात करें, 100 ईयर्स का पीरियड है, मिलेनियम्स की बात करें कि 1000 ईयर्स का पीरियड है। तो ये सब हमने देखा कि इन तरीकों से हम हिस्ट्री को मेजर कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर मैनी, दे हेल्प अस रिकंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स। जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री के बहुत से होते हैं, ये हमें हेल्प क्या करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं टू रिकंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स। इन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के कारण, चाहे हम ओरल सोर्सेज कहें, चाहे हम लिटरेरी सोर्सेज कहें, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, वही जो इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर, टेक्स्ट वगैरह, मनुस्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ों के थ्रू ही हमें क्या पता चलता है, इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये क्या है, ये इतिहास जानने के सोर्सेज हैं। We have also had a brief look into the lives of early humans. इवन पुराने ज़माने के लोग कैसे जीवन जीते थे, उनके बारे में भी हमने देखा। टूल्स बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पेंटिंग्स बना रहे हैं, एंड हाउ ह्यूमन सोसाइटीज ग्रू मोर कॉम्प्लेक्स इन टाइम। और कैसे कैसे जो ह्यूमन सोसाइटी पहले सिंपल सब साथ में रहते थे, है ना, फिर ग्रुप बने, ग्रुप में लीडर आने लग गए, उसके बाद टाउन विलेजेस बने, है ना, फिर बड़े लेवल के विलेजेस बने, उसके बाद टाउन्स बनने लग गए, गुड्स एक्सचेंज करने लग गए, तो सोसाइटी कैसी बन गई, कॉम्प्लेक्स बन गई। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो, इसी के साथ हमारे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन एंड होता है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और सब कुछ अच्छे से वन गो में समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स,
स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।